बाजार में बेहद शानदार मजबूती के साथ होता हुआ कारोबार आखिरी 1.5 घंटा ये मजबूती बरकरार रखकर दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बंद होंगे या आएगी थोड़ी मुनाफा वसूली। और कल हफ्ते की एक्सपायरी के पहले क्या करें आप तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह आपको बाजार पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कुछ नतीजों पर भी बात करेंगे। उससे पहले सर बता दीजिए इस समय की बड़ी बातें क्या हैं और बाजारों में एक्शन। जी हाँ, बिल्कुल एक्शन मजबूती की तरह है दीप। और 200 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 10,800 के करीब ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 350 अंकों के उछाल के साथ है। कुछ अहम लेवल ऊपर की तरफ छूने की कोशिश की है बाजार ने। अपनी ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड को 10,850 के नजदीक पहुंचने की कोशिश बैंक निफ्टी ने की है। दिन के दौरान 22,000 के नजदीक 21,950 के आसपास पहुंचा है निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी माफ कीजिएगा। और निफ्टी 10,850 की तरफ पहुंचने की कोशिश की है। विप्रो के शानदार रिजल्ट से आज आईटी शेयरों में जोश आया। कल हम यही बात कर रहे थे कि देखिए कोई न कोई सेक्टर है जो बाजार को बढ़ाने में, संभालने में योगदान देता है। रिलायंस भी आज एजीएम से ठीक पहले 2% मजबूत है। अब से कुछ ही मिनटों में आपको एजीएम की तैयारी और शुरुआत होती हुई दिखेगी। लेकिन इन सबके साथ साथ जो सबसे बड़ा कारण तेजी का बना है वो है ग्लोबल मार्केट्स। अमेरिका में कल देर रात शानदार तेजी रही, 500 अंकों से ज्यादा की। और डाउ फ्यूचर्स अब भी 1% मजबूत है। तो पूरी की पूरी तेजी आपको ग्लोबल मार्केट से आती हुई नजर आ रही है। ये है अब तक का बड़ा एक्शन। बिल्कुल अनिल जी। और बंधन बैंक के नंबर से अभी आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। मुनाफा आया है 550 करोड़ का, अनुमान था 740 करोड़ रुपए का। पर यहाँ पर एसेट क्वालिटी में आप डेफिनेटली सुधार देख रहे हैं। ग्रॉस एनपीएस 1.43% आए हैं। तिमाही दर तिमाही कंपैरिजन करें तो 1.48% से घटकर 1.43% आए हैं। और नेट एनपीएस भी सिर्फ आधे परसेंट के हैं, 0.58% से घटकर 0.48% आए हैं। तिमाही दर तिमाही अनुमान के हिसाब से भी अगर आप देखें तो बेहतर ही दिख रहे हैं जहां तक एनपीएस का सवाल है। प्रोविजंस की बात करें तो ऑफ कोर्स यहां पर एक प्रोविजन फिगर है इनका लगभग 850 करोड़ रुपए का। तो अनुमान लगाया जा रहा था लगभग 450 करोड़ रुपए का। तो उसके हिसाब से देखें तो डेफिनेटली प्रोविजन फिगर थोड़ा हाई है। 460 करोड़ रुपए का प्रोविजन का उन्होंने अनुमान लगाया था। उसके मुताबिक अगर आप प्रोविजन फिगर यहाँ पर देखें तो डेफिनेटली हायर साइड पर है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि नेट एनपीएस में भी आपको सुधार है। तो प्रोविजनिंग हाई है जो कि एक्सपेक्टेड थी, बट अनुमान से ज्यादा है। देखते हैं कि किस तरह से और जो कंपैरिजन के नंबर्स आते हैं वो हैं। पर अनिल जी, बंधन बैंक के तो नंबर्स आ रहे हैं। मेरे को बाजार पर आपसे एक सवाल लेना था सर। कल जितनी भी गिरावट हुई, आज तो ये निफ्टी ने तो कवर अप कर ही ली। आज गैप से हम खुले और फिर गैप को हमने सस्टेन भी किया और उसके बाद और गेन्स भी आई हैं। पर बैंक निफ्टी में हमने सिर्फ कल का आधी गिरावट ही कवर अप करी है, आधी गिरावट करना बाकी है। तो कैसे रीड करें सर? निफ्टी तो आप कह भी रहे हैं ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, पूरा गैप कवर कर लिया, पर बैंक निफ्टी में सिर्फ आधा गैप ही कवर किया है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है दीप की बैंक निफ्टी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो ताकत भी नजर नहीं आ रही जो निफ्टी में है। और हम कल यही बात कर रहे थे कि देखिए निफ्टी में कुछ न कुछ तो आ ही जाता है। कभी रिलायंस, कभी आईटीसी लीवर, कभी आईटी कंपनियां या कभी ऑटो कंपनियां, तो वो बचा लेती है। तो वो साफ जो ब्रॉड बेस्ड खरीदारी है वो वहां पर नजर आ रही है। बैंक निफ्टी ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि आज मजबूत नहीं हुए हैं। हमने 21,950 का जो फाइनल टारगेट है वहां तक जाने की कोशिश की। और आप देखिए आज के सेशन के सबसे बढ़िया बात दीप यही है कि आप दोनों तरफ के ट्रेड देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि आपको ऊपर से जो ट्रेडिंग रेंज है उसके हायर एंड तक भी बाजार पहुंचे। निफ्टी में आपके सारे टारगेट्स लगभग हासिल हुए। 10,850 तक के तेजी के टारगेट थे, आज का है 10,827 का है। और 10,000 इसलिए हम कह रहे थे कि 10,800 10,850 के रेंज में शॉर्ट करना चाहिए। वहां से वापस आपको नीचे भी मौका मिला है। बैंक निफ्टी में देखिए शॉर्ट करने की परफेक्ट रेंज 21,850 21,950 थी। 21,950 21,935 का हाई है। तो अब तक तो बाजार बिल्कुल डेटा और साथ ही रेंज को रेस्पेक्ट कर रहा है और एकदम एग्जैक्टली सही और उसी जगह से घूमा है। तो उम्मीद करते हैं कि डेटा के हिसाब से अगर आप देखें तो बाजार एकदम परफेक्ट चल रहा है, निफ्टी के डेटा भी और बैंक निफ्टी के डेटा भी। तो दोनों ही डेटा और दोनों ही के जो लेवल्स आते हैं उन लेवल्स पर बाजार एकदम परफेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है और वो सीधी सी बात है। मुझे लगता है शायद
थोड़ा वक्त लगेगा। बैंक निफ्टी के लिए कुछ और आपको ट्रिगर्स चाहिए जो मिसिंग है। तो जब आपके पास अपने ट्रिगर्स ना हो तो आप किसी न किसी को फॉलो करेंगे। जैसे निफ्टी फॉलो करता है, हमारे बाजार फॉलो करता है अमेरिका को, डाउ फ्यूचर्स को। सोचिए कल अगर अमेरिका में 550 पॉइंट की तेजी नहीं होती, डाउ फ्यूचर्स मजबूत नहीं होते, तो कौन से हम आज 200 पॉइंट ऊपर होते थे। कल की क्लोजिंग तो बहुत खराब थी। तो चलिए निफ्टी फॉलो कर रहा है डाउ को, और बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है निफ्टी को। बस निफ्टी बढ़ता रहे तो हो सकता है पीछे पीछे बैंक निफ्टी भी थोड़ा और मजबूत हो जाए। तो आइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम शुरू हो चुकी है और हम वहाँ जाएंगे, और जब मुकेश अंबानी वहाँ बात करते हुए दिखेंगे तो हम आपके सामने एजीएम में उनका भाषण भी लेकर आएंगे। तो वहाँ और आइए चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में, सुनते क्या कह रहे हैं। My dear share owners, a very warm good afternoon to each and every one of you. It gives me great pleasure to welcome you to the 43rd Annual General Meeting of Reliance Industries Limited. Dear shareholders, the corona crisis is the most disruptive event in modern human history. The resultant economic crisis has compounded the global community's hardships. However, I have no doubt that India and the world will achieve faster progress, greater prosperity, and a new quality of development post the COVID crisis. And I also strongly believe that every adversity presents multiple new opportunities. Take this AGM itself. All of us are participating in it through our brand new digital product called GeoMeet. GeoMeet, since its release a few days ago, has already been downloaded by more than 5 million users. It is India's first and only cloud-based video conferencing app. And you will be proud to know that it has been built by a young Geo Platforms team in just the past few months. Dear friends, the company's accounts for the year ended 31st March 2020 have already been circulated to you. With your permission, I would like to take them as read. Reliance has had yet another year of record performance. Reliance became the first Indian company to exceed market capitalization of 150 billion. ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में हम फिर से लौटेंगे, और हम जब मुकेश अंबानी जी और भी कोई अनाउंसमेंट करते हुए नजर आएंगे तो हम फिर से आपके सामने उनके मुख्य अंश लाने की कोशिश करेंगे। इस बीच देवांशी हमारे साथ तैयार है, चलते हैं देवांशी के पास। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आज आप देखिए किडला हेल्थ केयर, ये स्टॉक पर आपको नजर रखनी है क्योंकि कंपनी ने आज सुबह ही कोरोना वैक्सीन जो है इनके ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। जाइडस के थ्रू ये ह्यूमन ट्रायल्स इन्होंने शुरू किए हैं। बीपीसीएल पर भी आप नजर कीजिए, ये स्टॉक है फोकस में। आज ही हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी है सूत्रों के हवाले से कि बीपीसीएल की स्ट्रेटेजिक विनिवेश पर मंत्री समूह की बैठक आज होने वाली, इस पर भी फैसला होता हुआ दिखेगा, और साथ ही इनकी जो अर्जी देने की तारीख है वो बढ़ाने को लेकर भी आज फैसला संभव है। मारुति कंपनी ने अपनी जो 2 गाड़ियां हैं बेलिनो और वैगनआर, इनके कुछ गाड़ियां हैं वो वापस रिकॉल कर दी हैं। 15 नवंबर 2018 से लेकर 15 अक्टूबर 2019 के बीच में जितनी भी कार्स बनी थी इनको रिकॉल किया है वैगनआर की, और 8 जनवरी 2019 से लेकर 4 नवंबर 2019 के बीच में जो बेलिनो कार्स बनी थी इनको रिकॉल कर दिया है। कुछ दिक्कतें हैं, ये ठीक करके कंपनी इनको वापस करेगी। और बीएचईएल में आज बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं, 16 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 38 रुपीज 30 पैसे प्रति शेयर के बीच में ये सौदे होते हुए दिखे, तो इसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में। ओके, तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर आज एक्शन हुआ है बाजार खुलने के बाद। आइए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं हमारे सारे मेहमानों के साथ, और भसीन साहब भी जुड़ चुके हैं इस वक्त। पहले एक बिगुल भसीन साहब के लिए, और चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। भसीन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर आपके अपडेट्स और साथ ही फ्रेश कॉल्स। सर अपडेट में आपको सुबह दिया था आईसीआईसीआई प्रू में बाय, अपोलो टायर में बाय, वो दोनों कायम है। विप्रो हैज बीन अ टॉप परफॉर्मर, उसमें आप अगर बने हैं या है बायोकॉन और विप्रो में तो प्रॉफिट बुक कीजिए।
DLF ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, अगर है तो आप उसको क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाइए। आज अब मार्केट की रुझान दोनों तरफ लग रहा है सर, तो 3 कॉल है, एक सेल है और 2 बाय है। एक उनमें से थोड़ा सा यूनिक आइडिया है जो मैं देना चाहता हूँ, और दूसरा एक स्टैंडर्ड प्ले है। तो आप कहे तो दोनों बाय है, तो आप कहे तो मैं दूं। ओके सर, तो पहले कौन सा देंगे सर? सर तो पहला बाय है HDFC 1812 से 15 में लीजिए, और 1788 का स्टॉप लॉस, 1890 to 1900 का टारगेट। दूसरा बाय है सर, आज एक यूनिक शेयर है क्योंकि टेक्नोलॉजी और आपका जो सारा रिलेटेड टू डिजिटल इज प्लेइंग, सो नौकरी इज द टॉप पिक ओवर देयर। 3025 to 3030, स्टॉप लॉस 2940, टारगेट 3300। नौकरी इज हेडेड फॉर न्यू हाइज, क्योंकि आप देख रहे हैं उनकी जो जोमेटो होल्डिंग्स है और बाकी वो बहुत आउट परफॉर्म कर रही है। सो नौकरी इज अ न्यू फ्रेश आइडिया ओवर हियर। और सेल में है सर टाटा मोटर 105 से 5.5, 100 7.5 का स्टॉप लॉस, 97 to 98 का टारगेट। ओके, तो आपकी 3 पिक्स हैं, उसमें से 2 खरीदारी की। HDFC लिमिटेड खड़े हैं 1810 1815 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। HDFC लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करने की राय। 1788 का स्टॉप लॉस है, 1890 1900 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। इन्फो एज यानी कि नौकरी.com, यहाँ पर खरीदारी करें 3025 3030 के आसपास। 2940 का स्टॉप लॉस लगाएं और 3300 के लक्ष्य के लिए। टाटा मोटर्स 105 रुपये 50 पैसे 106 रुपये के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। 107.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, 97 98 97 98 के टारगेट के लिए। तो ये 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आज बसिन साहब की तरफ से राय आई है, और ये इनमें से इन्फो एज एक बेहद इंटरेस्टिंग और नया आइडिया बसिन साहब आपके सामने रखते हैं। शुक्रिया सर, 3 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, और तब हम आपसे बात करेंगे BTST कॉल्स के बारे में। आइए फिलहाल शामिल करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स को, और सबसे पहले बिगुल वागले साहब के लिए BTST का। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरा बाय करने का सलाह है औरोबिंदो फार्मा पर। मुझे लगता है फार्मा आज आउट परफॉर्म करेगा, आज ही नहीं, आज और कल या अगले 2-3 दिन फार्मा आउट परफॉर्म करेगा। ये कैचअप रैली है। मुझे लगता है अरो फार्मा 837 के करंट भाव पे लिया जाए। 837 834 मेरी बाइंग रेंज होगी। मेरा स्टॉप लॉस 824 का होगा, और 860 to 865 तक के मेरे को लेवल्स दिखते हैं कल तक। ओके, 860 865 तक की कल के लिए टारगेट, 824 824 का स्टॉप लॉस, 834 से 837 834 से 837 की रेंज में आपको खरीदना है औरोबिंदो फार्मा। आइए अब एक बार आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से इवेंट्स देख लेते हैं कौन से हैं जिन पर आपको आज कल परसों नजर रखनी है। मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। मानसी बताइए कौन सी इवेंट्स आपके रडार पर? गुड आफ्टरनून अनिल सर। आज इन्फोसिस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने की अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं। Q1 FY21 पहली तिमाही के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में फेडरल बैंक के पहली तिमाही के नतीजे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा येस बैंक का FPO जो आज से खुला है, आज से लेकर 17 जुलाई तक ये FPO फोकस में रहेगा। साथ ही रोजारी बायोटेक का IPO, इसका आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन अब तक 31 गुना से ज्यादा ये भरता हुआ दिखा है। शानदार रिस्पॉन्स। साथ ही SBI की बोर्ड बैठक पर भी हमारी नजर है, और बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला आज आने वाला है, जिस पर फोकस है। ओपेक प्लस की बैठक का दूसरा दिन है, आज शाम तक इस बैठक का भी फैसला आता हुआ दिख सकता है। और साथ ही BPCL में स्ट्रैटेजिक विनिवेश पर इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप की बैठक है, आज दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होने वाली है। कल निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होने जा रही है, और साथ ही ऑपरेशन हफ्ता वसूली पार्ट 2 कल सुबह 11 बजे जी बिजनेस पर सब लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बड़े मुद्दों पर बड़ी बातचीत होती हुई दिखेगी। वोडाफोन मामले पर अगली सुनवाई है। यहाँ पर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल ने ट्राई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। कल के दिन इसकी अगली सुनवाई होती हुई दिखेगी। ECB का ब्याज दरों पर फैसला भी कल आएगा। टाटा पावर की एक AGM कल होने जा रही है। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कल यानी कि 16 जुलाई को राइट शेयर इस दिन लिस्ट होते हुए दिखेंगे। प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सवाल भेजने का आखिरी दिन होगा कल। निजी कंपनियां जो हैं उन्हें सवाल भेजने हैं, और सरकार 21 जुलाई को प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए
पहली प्री बिड मीटिंग करने जा रही है। नतीजों के लिहाज से L&T फाइनेंस के पहली तिमाही के नतीजे वायदा बाजार में कल आते दिखेंगे। शुक्रवार के दिन यानी कि 17 जुलाई निफ्टी स्पेस में HCL टेक के नंबर्स आएंगे और साथ ही ब्रिटानिया के नंबर्स आते दिखेंगे और इस दिन PVR राइट्स शेयर लिस्ट होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम वो इवेंट्स जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे सारे मेहमानों का करते हैं स्वागत। कुणाल जी, राकेश जी वागले साहब हमारे साथ हैं ही, आशु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आशु सर देना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटेजी और मार्केट पर व्यू। तो आशु जी बताइए सर, पहले स्ट्रेटेजी देंगे या पहले व्यू देना चाहते हैं? अनिल जी पहले व्यू देना चाहता हूँ। व्यू अनिल जी, जो पिछले दिनों में जो 7-8 दिन से था कि निफ्टी जब तक 200-300 पॉइंट करेक्ट नहीं होगा तब तक कंफर्ट नहीं आएगा। जो हमने देखा कि पिछले कल और परसों में वो 200-300 पॉइंट की करेक्शन आई। उसके साथ अनिल जी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी भी जरूर रखी कि जो शॉर्ट कॉल्स हैं वो जरूर रखनी चाहिए और लॉन्ग सेलेक्टिव दिए, वो भी अनिल जी इंटैक्ट है। अनिल जी एक अपडेट और जरूर देना चाहूंगा आपको, और एक मतलब अनिल जी कल की स्ट्रैटेजीज भी है अपने पास, कल के एक्सपायरी की स्ट्रैटेजीज भी है, स्टॉक की स्ट्रैटेजीज भी है, लेकिन अपडेट बहुत सारे हैं। अनिल जी पिछले 2-3 दिन में अगर आपको ध्यान होगा, वैसे आप ध्यान पॉजिटिव वाला ज्यादा रखते हैं, नेगेटिव वाला कम रखते हैं। तो जैसे अनिल जी मतलब पावर ग्रिड बोला, DLF बोला, पिछले 2 बार से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ नीचे, पावर ग्रिड बोला, LIC हाउसिंग बोला, उसके बाद अनिल जी L&T बोला। आपके देखिए अनिल जी ये आज भी मार्केट 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर है अनिल जी, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। ये सारे स्टॉक्स आज भी नीचे हैं। सो अनिल जी जब आप जैसे मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि कुणाल जी जैसे जो मतलब कीचड़ में से कमल ढूंढ के लाते हैं उन्हीं का ही आप याद रखेंगे, और फूल में कोई कांटा ढूंढ के लाए तो वो भी अनिल जी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि कांटे से हाथ कट जाता है तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट अपडेट होता है अनिल जी। तो उसका भी थोड़ा सा मतलब उसमें एक फर्क है उसका जवाब भी है मेरे पास, बिल्कुल जवाब है आपके कंप्लेनबाजी में। तो जवाब ये है कि देखिए जो एक्सपर्ट सुबह शाम दोनों टाइम बैठते हैं उनके सारे अपडेट्स याद रहते हैं, उनके सारे बराबर हो जाते हैं। आप अभी मेहमान की तरह कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। अगर आप भी सुबह शाम फिक्स कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों कुणाल जी बराबर है कि नहीं? अगर आशु सर भी सुबह शाम दोनों टाइम बराबर बैठे तो कोई टेंशन नहीं, आपकी एक एक बात याद रख लेंगे। क्या बात करो, बताइए आशु जी, कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो आशु जी को याद रखना चाहिए कि देखिए कमल की सरकार चल रही है तो कमल सत्ता में है, तो अनिल जी कमल चुन करके लाएगा उसका तो याद रखा ही जाएगा। और दूसरा अनिल जी एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज है अनिल जी। जी जी बताइए बिल्कुल बताइए। एक अनिल जी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राकेश जी के जो सुपुत्र हैं वो उनको 10वीं में 96% मार्क्स आए हैं। अनिल जी इतने मार्क्स राकेश जी के सारे सब्जेक्ट मिलाकर के भी नहीं आते थे, तो आप मैंने तो बधाई दे दी, आप लोग भी बधाई दे दें। अरे वाह राकेश जी, क्या बात है, आपकी मेहनत सफल हुई। कई बार ऐसा ही होता है जब बच्चों के एग्जाम होते हैं तो ऐसा लगता है कि एग्जाम पेरेंट्स के चल रहे हैं, रिजल्ट बच्चों का आता है, स्ट्रेस में बंसल जी मतलब पेरेंट्स नजर आते हैं। बंसल जी थोड़ी 2.5-3 इंच वाली स्माइल दे दीजिए, बधाई। और पार्टी तो आपको देनी है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो हम लेके ही रहेंगे, तो निश्चिंत है। तो चलिए, ये अच्छी खबर शो की शुरुआत में आपने सुनाई है। हाँ, अब आशु जी बताइए सर आपकी स्ट्रेटेजी। तो मैं आशु जी की स्ट्रेटेजी के लिए पहले बिगुल बजाता हूँ और बिगुल बजाकर पहुँचता हूँ स्ट्रेटेजी के पास। बताएं सर। सो अनिल जी व्यू बिल्कुल कॉशियस है और उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इंडेक्स ऊपर है लेकिन स्टॉक्स ऊपर नहीं है। और जितने भी स्टॉक्स अनिल जी सेल बोले वो ये भी नहीं कि वो छू के आ गया या वहां पहुंच गया या एक बार टच कर गया, तसल्ली से सारे स्टॉक्स नीचे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अनिल जी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीक स्टॉक्स भी इस मार्केट में आइडेंटिफाई करने चाहिए कि जिनको नहीं लेना और जिनसे बच के रहना। और DLF इज केस इन पॉइंट जो कंसिस्टेंटली मैं बोल रहा हूँ। अनिल जी अब कल की एक्सपायरी की 2 स्ट्रैटेजीज हैं, वो मैंने टेम्पलेट भी भेज दिया, लेकिन आपको बता सकता हूँ मेरे हिसाब से अनिल जी एक्सपायरी 700 और 800 के बीच में या 700 या 750 ही बिल्कुल एक प्रिसाइजली भी हो सकती है। थोड़ी बोल्ड कॉल है लेकिन मतलब एक ऑब्वियसली एक हंच और उसमें वो रहता है। अनिल जी इसमें कॉल और पुट दोनों का स्प्रेड बनाना है। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। अनिल जी 10,750 की एक कॉल लेनी है, 10,850 की 2 बेचनी है। सो 10,750 की एक लेनी है, 10,850 की 2 बेचनी है। इसमें कॉस्ट लगेगी अनिल जी 10-12 रुपए। सिमिलरली अनिल जी 10,800 की एक पुट लेनी है और 10,700 की पुट 2 बेचनी है, इसमें भी कॉस्ट लगेगी 10-12 रुपए।
अनिल जी 20-22 रुपए देके या 25 रुपए देके ये आपका स्प्रेड बन जाएगा। मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। और इस स्प्रेड की अनिल जी ब्यूटी ये है कि 10,600 से लेके 950 तक सेफ है। 650 पे प्रॉफिट, 700 पे प्रॉफिट, 750 पे प्रॉफिट, 800 पे प्रॉफिट, 850 पे प्रॉफिट, 900 पे प्रॉफिट। सो अनिल जी ये स्प्रेड मैं बहुत ही कन्विक्शन से बोल रहा हूं कि दोनों स्प्रेड बनाने चाहिए, चाहे जितना मार्जिन कोई अवेल कर सकता है। और बहुत ज्यादा तेजी की बात अभी नहीं है। इंडेक्स में फिर भी छोटी मोटी कवरिंग है जो काफी आज आ चुकी है, बट मैं ओवरऑल बुलिश नहीं हूं, पर्टिकुलरली बिकॉज स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं अनिल जी, सिर्फ सेलेक्ट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 10,750 की एक कॉल लेनी है, 10,850 की 2 बेचनी है, 10,800 की एक पुट लेनी है, 10,700 की 2 पुट बेचनी है। अनिल जी 100 पॉइंट का सिर्फ फर्क है दोनों कॉल पुट के अंदर, लेकिन रेंज इतनी प्यारी बन जाएगी अनिल जी, इतनी बढ़िया बन जाएगी कि जो मैंने बोला 650 में भी प्रॉफिट, 700, 750, 800, 850, 900 कहीं पे एक्सपायरी होती है इसमें प्रॉफिट है। और मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी कोई फायरवर्क्स कल नजर नहीं आ रहे कंसिडरिंग द डेट। हाँ, एक मिनट आशीष सर, एक मिनट मैं सही समझाऊं तो पहले मैं देख लेता हूं। देखो, एक तो पहले 10,750 का एक कॉल ऑप्शन ले लो, ठीक है, और सामने सामने 2 कॉल ऑप्शन बेच दो 10,850 के। ये सारे के सारे कल वाले करने, ठीक है ना? कल वाले ही बता रहे हो ना आप, कल की एक्सपायरी वाले? बिल्कुल। हाँ, अब 10,800 का एक पुट खरीदना है और 10,700 के 2 पुट बेचने हैं। तो कुल मिलाकर 1 और 2 3 और 3 6 आपको लोड ट्रेड करने, तो जिसमें से एक कॉल खरीदेंगे 10,750 का, एक कॉल बेचेंगे 10,850 का, एक पुट खरीदेंगे 10,800 का, 2 पुट बेचेंगे 10,700 के। 10,600 से 10,950 की रेंज में अगर कल एक्सपायरी हो गई तो आपके पैसे ही पैसे बन गए। कितने बन जाएंगे सर? अभी कुल मिलाकर कॉस्ट लग रही है कितनी? 20-25 रुपए दोनों मिलाकर, राइट? 20-25 रुपए की कॉस्ट है, करेक्ट? अनिल जी इसमें 50 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा। पर अनिल जी मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने बात शुरू की थी तो 10,805 निफ्टी था, और जब बात अभी हमारी जो खत्म भी नहीं हुई है स्ट्रैटेजी की, तो 10,740 निफ्टी आ गया है। सो अनिल जी सीधा 60 पॉइंट की करेक्शन आई है। अगर किसी को मैं करेक्शन, ये तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल इंटैक्ट है अनिल जी, कॉस्ट वही लग रही है। अगर किसी को शिफ्ट करना है तो 10,700 और 800 का भी स्प्रेड बना सकता है, जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं है। अनिल जी मैं फिर बोल रहा हूं, ऊपर में मुझे इतना ज्यादा डर नहीं है। शॉर्ट कवरिंग वगैरह थोड़ी है, अगर शॉर्ट कवरिंग ब्रॉड बेस्ड होती, स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे होते, पार्टिसिपेट कर रहे होते। पिछले दिनों में अनिल जी 80% स्टॉक्स जो लोगों ने लिए हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फंस रहे हैं। तो ये एक साइन डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो सकता है। आई एम साउंडिंग रेपिटेटिव, लेकिन फिर भी अनिल जी इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अगर पेशेंटली वेट करेंगे अनिल जी, किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। मैं फिर वो एग्जांपल देता हूं, 11,100 हो जाएगा तो कहेंगे नहीं यार ले लेना चाहिए था, 200 पॉइंट निकल गए हाथ से, अच्छा मौका था। एक मिनट आशुष जी, एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर, एक मिनट आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। रिलायंस की एजीएम से जुड़े हुए कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं और उसी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है। रिलायंस का स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगभग 30 रुपए नीचे आया है, और यही वजह कि निफ्टी में आप 50-60 पॉइंट का जो करेक्शन देख रहे हैं। 2 बड़ी खबरें रिलायंस की एजीएम से आती हुई दिख रही है। एक तो गूगल यहाँ पर लगभग 7.5-8% हिस्सेदारी खरीदने वाला है, ये एक खबर आई है। और दूसरी खबर जो है वो ये कि रिलायंस की जो कैपिटल रेजिंग प्रोग्राम था वो पूरा हो चुका है, तो जो कुछ भी शायद जो इन्वेस्टर्स आने थे वो आ चुके हैं। तो ये 2 बड़े अपडेट इस वक्त रिलायंस से आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जल्दी से जय, मुझे रिलायंस के चार्ट्स पर आप एक बार राय दे दें, कहाँ अहम सपोर्ट है, किन लेवल्स के नीचे जाएगा तो आप कहेंगे कि रिलायंस कमजोर हुआ है, और किन लेवल्स के ऊपर आप कहेंगे फिर से खरीदारी करने का मौका है? अगर यही लेवल है तो ये भी बताइए, अगर किसी और लेवल पर आपकी नजर है तो वो भी बताइए। डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी मैं कहूँगा कि नीचे में जो सपोर्ट है रिलायंस का वो है 1912 पर। अगर 1912 के लेवल्स टूटते हैं स्पॉट लेवल्स, तो मैं कहूँगा कि ये अप ट्रेंड मानना चाहिए हमें कि रिवर्स हो चुका है। और ऊपर में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हुआ है 1978 के आसपास। तो मेजर ब्रेकआउट अब रिलायंस में हमें देखने मिलेगा 1980 के ऊपर। सो 1980 और 1912 ये रेंज है रिलायंस की, और उसके ऊपर या नीचे हमें फर्दर ट्रेंड पता चल जाएगा। एक बार वापस से बोलिए, दोनों लेवल ऊपर और नीचे वाले 1980 और 1912। अनिल जी मोर ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ओवरबॉट हो चुका है रिलायंस, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखनी चाहिए, बट 1912 के नीचे कंफर्मेशन आएगा उसका। ओके, 1912 के नीचे खराब होगा और 1980 के ऊपर
और बेहतर और मजबूत होने की संभावना है। ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इस वक्त की राय। ओके, आइए आशु जी के लिए अब एक और बिगुल और ले लेते हैं उनकी स्टॉक की स्ट्रेटेजी। आइए बिगुल बजाकर चलते हैं उनके पास। BTST बताएं आशु सर। अनिल जी, दो स्टॉक्स के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबका इंटरेस्ट भी है उसमें और रहता भी है। एक है भारती एयरटेल। अनिल जी, हर बार की तरह भारती का जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 560 और 600 की रेंज है, 590 जाता है, 560-70 आता है, 590 जाता है। हमने एक स्प्रेड बनाया हुआ है अनिल जी इस महीने का, मैं बार बार रिपीट करा दूंगा, 560 और 600 का सिर्फ ₹2.5 में। 640 तक सेफ है। कल वो 2-4-5 रुपए ऊपर नीचे हो गया था तो सबके मैसेज आने शुरू हो गए कि स्प्रेड लॉस में है। स्प्रेड का मतलब ये होता है कि 2-4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की टेंशन नहीं लेनी है। इसी रेंज में भारती रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अनिल जी, यही ओवरबॉट होता है क्योंकि 585, 90, 95 जब जाता है तो न्यूज आती है, उसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन होती है, ओवरबॉट होता है और वहां से करेक्ट होता है। अनिल जी, दैट स्प्रेड कंटिन्यूज एंड आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट एवरीवन टू कंटिन्यू विद दैट स्प्रेड। अनिल जी, भारती में हैविंग सेड दैट एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है। 580 की अनिल जी पुट लेनी है। 580 की एक पुट लेनी है जिसका भाव है इस वक्त 25 रुपए, और 560 की अनिल जी दो पुट बेचनी है जिसका भाव है 14.5-15 रुपए। तो आप अनिल जी, आप 25 रुपए की एक लेते हो, 15 की दो बेचते हो तो आपको 30 रुपए में मतलब बिकता है या 29 में बिकता है। 4 रुपए क्रेडिट पे अनिल जी भारती 580 की एक पुट लेके 560 की दो पुट लेके 4 रुपए आपके घर पे पहले ही आ जाते हैं और आप सेफ हो अनिल जी 535 तक। और ये स्प्रेड का कारण इसीलिए है अनिल जी कि मुझे भारती की डिलीवरी या भारती लॉन्ग करना है 550 के अराउंड। अब मैं 550 की वेट करता रहूंगा या ऊपर वाला छोड़ दूंगा तो ये उन लोगों के लिए जिनको भारती लेना है 540 से 50 के लिए इस स्प्रेड में बना के बैठ जाइए। 535 तक आप सेफ हैं। और इस स्प्रेड में अनिल जी पुट स्प्रेड है, पुट। मैं भारती में पॉजिटिव हूं, आई एम स्टिल मेंटेनिंग माय स्टैंड, लेकिन ऑप्शन स्प्रेड के थ्रू पॉजिटिव हूं क्योंकि आप अगर कोई गलत भाव पे 590 पे लेगा उसका 570 पे कटेगा, लेकिन अगर 560-70 पे कोई लेता है तो उसका 580-90 जरूर भाव मिलता है। तो इसमें अगर आप रिवर्स ट्रेड में बैठ जाते हो तो प्रॉब्लम होती है। तो भारती बहुत लोगों का फेवरेट है, मोस्ट टॉक्ड अबाउट है, मोस्ट एनालिस्ट इसको कवर करते हैं। कुणाल जी की भी कॉल है, बुल स्प्रेड भी बनाया हुआ है। तो अनिल जी, ये बियर स्प्रेड भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है बनाना। अगर 560 तक आ जाता है तो अनिल जी इस बियर स्प्रेड में भी बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। कम से कम 25 रुपए लॉट तक का प्रॉफिट इसमें हो सकता है। 25 रुपए लॉट प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ इसी स्प्रेड के अंदर अनिल जी, बियर स्प्रेड के अंदर। तो भारती का एक स्प्रेड अनिल जी ये बना के जरूर बैठना चाहिए। नाउ भारती बुल स्प्रेड भी है और बियर स्प्रेड भी है। ये हम अपने सारे क्लाइंट से अनिल जी शेयर करते हैं। थोड़ा सा ट्रेड डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड्स है अनिल जी अगर आप डेरिवेटिव ऑप्शंस को यूज करें तो। एक और है अनिल जी, आप अगर इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊं। ना परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है सर, फर्स्ट क्लास। और भारतीय में दोनों ही तरफ के ट्रेड के आपके मौके मिल रहे हैं और एकदम सोच समझ कर बढ़िया ट्रेड बनाया हुआ है जिसमें आपको तेजी का भी पार्टिसिपेशन मिलेगा और मंदी आ गई तो भी आपको निचले लेवल पर एंट्री। बताएं सर दूसरा। अनिल जी, ब्यूटी ऑफ भारती देखो, अगर किसी ने ये स्प्रेड भी बना लिया ना तो 535 टू 640 100 रुपीज का स्प्रेड अनिल जी नेक्स्ट 15 डेज के लिए कहीं पे भी क्लोजिंग होगी आपको प्रॉफिट होगा अगर इसके ऊपर नीचे नहीं जाता, जिसके चांसेस है नहीं जाने के। दूसरा अनिल जी, आईसीआईसी बैंक भी बहुत फेवरेट है सबका, मेरा भी है। एक हमने स्प्रेड बनाया था पहले 350-385 का, 4-5 रुपए की कॉस्ट में बनाया था, वो प्रॉफिटेबल है। पर अनिल जी वो नया ट्रेड भी करना होता है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी आईसीआईसी बैंक में जो नया ट्रेड निकल के आया है वो ये है कि अनिल जी 350 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 16.5 पौने 17। 350 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 16.5 पौने 17 और 370 की दो कॉल बेचनी है जिसका भाव चल रहा है अनिल जी 9-9.25। तो आप 17 रुपए में लेते हैं और 18 रुपए में बेचते हैं, इसमें 1-1.25 रुपए का आपका क्रेडिट आ जाएगा। आप आईसीआईसी 350 से लेके 390 अनिल जी 365-70 फिर जा सकता है, लेकिन मैं प्लेन वनीला फ्यूचर लेने के लिए मना करूंगा क्योंकि ये भी वही स्टॉक है अनिल जी जो 365 जाने के बाद कई बार 340 आता है। तो इसमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये स्प्रेड बहुत बढ़िया स्प्रेड है। अगर अगले 5-7 दिनों में इसमें अगला मूव आता है 65-70 का तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आप नीचे में बिल्कुल रिस्क नहीं है आपको और ऊपर आप 390 तक बिल्कुल सेफ हो। तो अनिल जी आईसीआईसी 350-370 1:2 का स्प्रेड आईसीआईसी बैंक में भी बना के रखना चाहिए बिल्कुल।
बिल्कुल, तो ये है आशु जी की तरफ से स्ट्रैटेजी। नजर रखिए आईसीआईसीआई बैंक पर एक स्प्रेड यहाँ पर आप बना सकते हैं और 350 से 390 की रेंज में ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी आने की तैयारी में है, तो वहां पर भी नजर रखेंगे। पर उससे पहले जो वीकली एक्सपायरी है कल के सेशन पे, उस पर ब्रोकर्स की क्या राय है, किन लेवल्स पर निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, चलिए जान लेते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, ब्रोकर्स का क्या कहना है? दीपांशु, बाजार की जो दिग्गज जानकार उनसे हम तो जब बात करें तो यही पता चला कि ज्यादातर बाजार में जो जानकार है वो बुलिश ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो निफ्टी के लेवल्स हम सबसे पहले दिखाएंगे। यहाँ पर 10,800 से लेकर 10,900, यहाँ पर 65% जानकार मान रहे कि एक्सपायरी होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। 10,700 के आसपास पुट राइटिंग बढ़िया देखने को मिली, जिसके चलते से एक मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। 28% मान रहे कि 10,700 से लेकर 10,800 जाएगा। केवल 7% बाजार में जानकार ऐसे हैं जो मान रहे कि निफ्टी फिसल सकता है, 10,700 के नीचे जा सकता है कि 10,900 को रेजिस्टेंस माना जा रहा है, 10,700 को एक सपोर्ट माना जा रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक में अगर आप देखें ना तो थोड़ी राय मिली जुली नजर आ रही है, क्योंकि 43% बाजार के जानकार ये मान रहे कि 21,800 से लेकर 22,100 तक एक्सपायरी होगी। 22,100 को रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस पार कर गया 22,100 के ऊपर बाजार टिक गया निफ्टी बैंक, तो हो सकता है कि आपको 22,400 निफ्टियों में देखने को मिल जाए। यानी 24% ये मान लें कि ब्रेकआउट होगा 22,100 के पास, और 22,100 से लेकर 22,400 के बीच में एक्सपायरी देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक की। केवल 29% बाजार के जानकार ये मान रहे कि 21,500 से लेकर 21,800 के बीच में एक्सपायरी होगी। और सपोर्ट की अगर आप बात करें तो सपोर्ट काफी दूर का नजर आ रहा है। जितने भी जानकारों से मैंने बात की है सब करीब 21,200 को निफ्टी बैंक पे एक मजबूत सपोर्ट, एक लॉजिकल सपोर्ट बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो अभी तक का जितना डेटा है उसके हिसाब से देखें तो बाजार के जानकार यही मान रहे कि एक्सपायरी आपको ऊपरी स्तरों पर देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है रेंज एक्सपायरी की जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। पर बाजार पर किस तरह के एक्शन है, क्या लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, कोई ट्रेड अगर बन रहा है इंडेक्स पर नहीं है, चलिए जान लेते हैं अनिल जी से स्ट्रैटेजी का बिल्कुल बचाते हैं। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो आज पॉजिटिव ही हैं। सुबह से हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में शानदार तेजी है। अभी भी देखेंगे तो 200 पॉइंट से ज्यादा आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 0.5% ऊपर है। यूरोप के बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई है। जर्मनी 1% ऊपर है। फ्रांस और यूके में भी लगभग 1% की ही तेजी बनती हुई दिख रही है। और आज चाइना को छोड़ के बाकी के एशिया बाजार भी काफी पॉजिटिव रहे। चाइना 1.5% नीचे था, बट जापान आपको 1.5% ऊपर दिखा, और हांगकांग गिरावट के बाद रिकवर होकर एकदम सपाट क्लोज हुआ। तो पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं सर। 10,675 से 10,850 ये निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है। इस रेंज के भीतर ट्रेड करने की उम्मीद कर सकते हैं हम। तो 10,700 10,725 ये जिस लेवल पर निफ्टी है, इस लेवल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और 10,675 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 10,700 के आसपास जितना नज़दीक खरीद पाए थोड़ा अभी ले लें, थोड़ा 10,700 के आसपास और आप खरीद सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। 10,700 मेक और ब्रेक लेवल है नीचे की तरफ, और उसकी वजह है कि कल जो वीकली एक्सपायरी उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,700 के पुट पर है 41 लाख शेयरों का। और मजे की बात है कि 31 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो आई है ऊपरी स्तरों से वो रिलायंस की वजह से आई है कि रिलायंस के एजीएम के वक्त अब रिलायंस में हल्की मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आप आते हुए देख रहे हैं, इसलिए बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा है। लेकिन कोई ऐसा रिवर्सल वाला संकेत अभी नहीं दिख रहा है। वॉलेटिलिटी रह सकती है। कल अमेरिका में 550 पॉइंट की तेजी हुई, डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर जरूर है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत अमेरिका में वॉलेटाइल ट्रेड हो। तो आपको 10,700 10,725 के आसपास खरीदना है, और 10,675 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा बचे समय के लिए। और वापस आप 10,750 75 10,800 की रेंज में, 10,750 से 10,800 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो दिन के लिए डरने घबराने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट ऊपर से जो 125 पॉइंट नीचे आया है वो आपको बचे हुए समय के लिए खरीदने का मौका दे रहा है। ये तो बात हुई निफ्टी की। निफ्टी में वापस से आप 10,750 से 10,775 और 800 तक जाने की एक संभावना देखते हैं, जो आपके लिए बन सकती है। अगर रिलायंस खराब हुआ तो आपके लिए 10,675 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है और फिर एग्जिट कर लेना है अगर वो लेवल नीचे टूटता है तो पहली चीज तो ये होगी निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 21,500
ये मेक और ब्रेक लेवल है। 21,500 बैंक निफ्टी पर भी स्पॉट लेवल पर नहीं टूटना चाहिए। 7 लाख शेयर वहां पर पुट में है, ये सपोर्ट के तौर पर है। उम्मीद तो ये है कि यहां से रिकवरी होनी चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो निफ्टी में है। तो मैं बैंक निफ्टी में परहेज करूंगा किसी तरह का एडवाइस करने का कि ये ट्रेड करें या न करें, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर यहां से टूटा तो 200-300 पॉइंट और लुढ़क भी सकता है, यानी कि फिर 21,300 21,200 की रेंज में आ सकता है, 21,250 की। तो मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ी ताकत कम दिख रही है, इसलिए मैं बैंक निफ्टी थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मोड में हूं। और 21,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी और कमजोर होने को तैयार है। तो अगर आपका शॉर्ट करने का मन करे तो बैंक निफ्टी को करिएगा, लॉन्ग करने का मन करे तो निफ्टी को करिएगा, और शायद दोनों करके आप हेज भी अपने आप को कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक चीज साफ है, 22,000 के ऊपर जाने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। 10 लाख शेयर वहां पर है ओपन इंटरेस्ट में जो हाईएस्ट है, तो और इसलिए 21,950 आज सुबह बहुत परफेक्ट रेंज था। आज तो जो ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड था वहां पर आपको मौका मिला। अगर आपने शॉर्ट किया तो 500 पॉइंट आपके अभी अभी तैयार हैं, 400 पॉइंट तैयार हैं बैंक निफ्टी में, अगर उस रेंज के हायर एंड पर आप बेच पाए। अगर निफ्टी के हायर रेंज पर बेच पाए तो 100-125 पॉइंट अभी तैयार हैं। तो पॉइंट यही है, 100 पॉइंट तैयार है। तो पॉइंट सिंपल यही है कि आप लॉन्ग करना है तो निफ्टी में करें। बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं, तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने की राय नहीं दूंगा आपको। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें 10,675, और उसके नीचे जाए तो बिल्कुल पक्के तौर पर निकल जाए, क्योंकि बात वही है, रिलायंस मेक और ब्रेक है। अगर रिलायंस टिक गया तो ठीक है, और रिलायंस नहीं टिका तो फिर बाजार के लिए आज ऊपर अब टिक पाना या वापस से रिकवर हो पाना मुश्किल होगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और जैसे आप लेवल्स की बात कर रहे थे बैंक निफ्टी के, एकदम उसी लेवल पर आया, उससे 5 पॉइंट नीचे गया है इस समय बैंक निफ्टी, 21,500 के जस्ट नीचे फिसला है। तो देखते हैं कि किस तरह की चाल रहती है, बल्कि अब और थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। 50 पॉइंट अब फिसल चुका है बैंक निफ्टी 21,500 के स्तर से। तो जैसे कि अनिल जी ने कहा, यहाँ से और वीकनेस आपको बैंक निफ्टी में दिख सकती है, तो वो इंपॉर्टेंट स्तर है देखने का। पर निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 10,675 स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। ये तो रही इंडेक्स की बात, और रिलायंस से जो सपोर्ट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बट आज आईटी शेयर्स में भी हमने बढ़िया एक्शन देखा है। नतीजों के दम पर विप्रो में शानदार तेजी आई है। इन्फोसिस के नतीजों पर अब हमारी नजर है। कुशल के पास प्रीव्यू तैयार है। कुशल बताइए, इन्फोसिस क्या अनुमान लगाया जा रहा है नतीजों का? बिल्कुल दीपांशु, देखिए विप्रो ने तो सरप्राइज कर दिया है सभी को, बट अब इन्फोसिस को देखें तो यहाँ पर भी जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स है वो थोड़े नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट मुनाफे में करीब 10% की फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और 3900 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। वहीं अगर आपको डॉलर आई की तरफ भी नजर डाले तो वहां पर भी 5% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल कोविड का जो इम्पैक्ट है वो तमाम आईटी कंपनियों पर भी पड़ता हुआ नजर आया है, और इनका जो ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स है वहां पर सबसे ज्यादा दबाव जो है कोविड-19 के वक्त देखने को मिला है। पैरेलल साथ ही अगर आप मार्जिन की तरफ भी नजर डालें तो वहां पर भी 70 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 21.2% से घटकर 20.5% की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि कंपनी की रियलाइजेशन से एक तो कम हुई है, और साथ ही जो डॉलर है की गिरावट है उसका इम्पैक्ट इनकी मार्जिन पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की साइड से जानना। पहला तो ये कि क्या डील पाइपलाइन है, उसकी क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी है आगे के लिए, और क्लाइंट्स के साथ क्या प्राइसिंग नेगोशिएशंस हो रही है, ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो इस पर मैनेजमेंट अपडेट जो है आपको इस पर फोकस रखना है। ओके, तो ये है इन्फोसिस पर आपके लिए नतीजों का अनुमान, और इस बीच तेजी से गिरावट बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है। उसका एकमात्र कारण है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हम बात भी कर रहे थे कि देखिए रिजल्ट्स के बाद क्या कुछ होता है, बहुत तेज बिकवाली रिलायंस में आती हुई दिखी। अब 1900 का लेवल भी रिलायंस तोड़ता हुआ 1890 के आसपास 1882 1880 के लेवल पर रिलायंस आता हुआ दिख रहा है। तो 1978 से 1878 100 पॉइंट रिलायंस ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि बैंक निफ्टी अब 10,000 निफ्टी 10,650 पर आता हुआ, और बैंक निफ्टी 21,350 पर आता हुआ। तो रिलायंस में तेज मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है, और रिलायंस की वजह से बाजार में इस वक्त कमजोरी का माहौल दिख रहा है। जय, एक बार जल्दी से बताएं रिलायंस के लिए अब लेवल्स कहां के नीचे के लिए खुलते हुए दिख रहे हैं, एक बार बताएं, क्या अब नेक्स्ट अहम सपोर्ट कहां है? बिल्कुल अनिल जी, जैसे कहा था कि 1912 के नीचे रिलायंस वीक हो जाएगा, और वो उसमें भारी गिरावट देखने मिली भी है हमें। मैं कहूँगा अब जो नेक्स्ट लेवल इसका सपोर्ट बनकर आ रहा है वो है 1830। सो अब मुझे लग रहा है अनिल जी कि 1830 तक और रिलायंस फिसल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, आज का वॉल्यूम काफ़ी हाई है डेफिनेटली, और हाई लेवल से हमें गिरावट देखने मिली है। तो मैं कहूँगा कि ऊपर के लेवल से काफ़ी हमें एक सेल ऑफ या तो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, जो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड और भी कंटिन्यू रहेगा। 1830 तक के तो लेवल्स नजर आएंगे हमें। ओके, 1830 तक का करेक्शन हो सकता है,
और इस लिहाज से एक आपके लिए यहाँ पर अलर्ट जरूरी है। आइए बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है एशियन पेंट्स पर, ये स्टॉक बिल्कुल भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और आज इसके अंदर सेकंड हाफ के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। तो एशियन पेंट्स को बेचे हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है जिसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन 1700 के नीचे होता हुआ एशियन पेंट्स में नजर आ रहा है। तो इन स्तरों पर शॉर्ट करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 1695 रुपए पर, 1695 का स्टॉप लॉस रखें। नीचे पहला टारगेट 1650 रुपए का, दूसरा टारगेट 1625 रुपए का। तो 1650 1625 के टारगेट के लिए एशियन पेंट्स में बिकवाली गिरा है। ओके, तो एशियन पेंट्स में करें बिकवाली। ये है स्टॉक शॉर्ट साइड पर आता हुआ कुणाल जी और राकेश जी के रडार पर। 1650 1625 के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। अगला बिगुल है किरण जी के लिए और किरण जी का करते हैं स्वागत। सुबह अभी तक तो शो में बात भी नहीं हुई किरण जी से। किरण जी, आपके लिए बिगुल और दीजिए अपनी BTS डबल टी पिक। बताएं सर। अनिल जी, बैंक निफ्टी ने 21,500 का अहम सपोर्ट तोड़ा है और एनबीएफसीज में काफी हरकत देखने को मिल रही है। थोड़ा सा नेगेटिव बायस देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस बेच के चलना चाहिए। 260 का एक अच्छा ऑप्शन बैरियर था और वही लेवल था जहां पे कल का लोज था, वो भी टूट गया और उसके पहले के लोज भी थे। तो मेरा मानना है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इस स्टॉक ने तोड़ दिया है। इसके चलते मुझे लगता है कि आज कल तक के लिए टारगेट 252 के देखने को मिल जाने चाहिए। तो 252 के टारगेट्स के लिए अभी शॉर्ट करने की सलाह है और अब आपका स्टॉप लॉस रहेगा 261 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी फेवरेबल है। ये शॉर्ट पोजीशन लेके चलना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो ये है आपके लिए राय LIC हाउसिंग में बिकवाली करने की। 259 के आसपास शॉर्ट कीजिए, 261 का स्टॉप लॉस, 252 का टारगेट। विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो देंगे एक्सपायरी का ऑप्शन। लेकिन उससे पहले जल्दी से फेडरल बैंक के नतीजे आ चुके हैं। मुनाफा 260 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 400 करोड़ का आंकड़ा है। तो मुनाफे का आंकड़ा तो बेहतर दिख रहा है। 384 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 400 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक 1.5% कमजोर है। देखते हैं क्या कुछ होता है। कुणाल जी जरा फेडरल बैंक के चार्ट्स रेडी रखिए, बाकी डिटेल्स आनी है अभी एसेट क्वालिटी को लेकर और प्रोविजनिंग को लेकर। लेकिन तब तक एक बार जल्दी से आप मुझे चार्ट्स बता दें इस वक्त फेडरल बैंक के। जी अनिल जी देखिए, निचले स्तरों से बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार तेजी बनेगी। यहाँ पर जब तक ये स्टॉक 50 रुपए के ऊपर टिका हुआ है तब तक 52, 50, 53 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो 52 हाफ 53 का एक टारगेट हो सकता है इंट्राडे शॉर्ट टर्म में। 50 रुपए के स्टॉप लॉस से मेरी राय में बाय करना चाहिए। एक उछाल की पूरी संभावना चार्ट पर दिखती है। 50 रुपए के आसपास खरीदें। ऊपर कितना जा सकता है सर? यानी जी 52, 50, 53 तक के टारगेट्स आ सकते हैं इंट्राडे में। और अगर पोजिशनल बेसिस पे देखें तो 54, 50 का लेवल भी आएगा। लेकिन 52, 50, 53 का इंट्राडे टारगेट होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक में घबराए नहीं, खरीदारी करने की राय है इस वक्त इस कुणाल जी की तरफ से। आइए जल्दी से विश्वेश जी का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ एक्सपायरी का ऑप्शन। जी विश्वेश जी बताएं सर, ऑप्शन के लिए आज एक्सपायरी के लिए आज से कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए? मुझे लगता है सुबह में जो हमारी बात हुई थी उसी तरह से बैंक निफ्टी वीक है अनिल जी। और बैंक निफ्टी के अंदर देखिए कल का हाई नहीं निकला जबकि निफ्टी ने तो निकाला था। और मैंने आपको सुबह में यही कहा था कि पोजीशनल बेसिस पे स्ट्रक्चर वीक हो गया है। हमने कल का हाई निफ्टी में निकाला, बैंक निफ्टी में नहीं निकाला। तो बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदना है। 21,600 का बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदना है और जो करीबन चल रहा है 310, 315 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से आज के दिन में सेलिंग आई है, अभी तक कल का लो टूटा नहीं है, लेकिन जैसे ही कल का लो टूटेगा तो मुझे लगता है कि बड़ी बिकवाली हो सकती है। 20,800 का बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट है अभी हिसाब से सेटअप बन रहा है। तो वो लिहाज से बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन एक सेफ ट्रेड हो सकता है। और हम 21,600 का इन द मनी पुट खरीद रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
यहाँ से अगर बैंक निफ्टी में बिकवाली आती है तो उस सूरत में इस ऑप्शन की कीमत काफी बढ़नी चाहिए। इनफैक्ट मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी यहाँ से और 300-400 पॉइंट नीचे आ सकता है, तो उस सूरत में इसकी कीमत एटलीस्ट 600-650 होनी चाहिए। अब अगर स्टॉप लॉस की बात करें अनिल जी, तो देखिए ऑप्शन पे स्टॉप लॉस रखोगे तो आप ट्रिगर हो जाओगे, बट आपको स्टॉप लॉस आज के दिन में, अभी 245 हुआ है, आज के दिन में आपका बैंक निफ्टी का 21,600 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और कल मेरे हिसाब से जब हम ओपन होंगे उसके बाद में ये ऑप्शन के ऊपर आप एटलीस्ट 50% प्रीमियम का स्टॉप लॉस रख के खड़े रह सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में ऊपरी लेवल से दबाव आया है बैंक निफ्टी में, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी डेफिनेटली 20,800 की ओर आ सकता है। नहीं, तो अभी स्टॉप लॉस स्पॉट लेवल का 21,600, आप ये कह रहे हैं कि 21,600 के ऊपर यहाँ से 200 पॉइंट अगर ऊपर चला जाए बैंक निफ्टी तो इस पुट में से निकल जाना चाहिए, ऐसा? जी, फ्यूचर का स्टॉप लॉस है अनिल जी 21,600। इनफैक्ट आप 21 बेसिकली जहां से आज हम गिरे हैं वही लेवल है 21,550 600 के आसपास। बट आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जिस लेवल से सेलिंग आ रही है मार्केट में, ऊपर रिलायंस में भी ऊपर से बिकवाली आई है, मुझे लगता है हम लोग वापस तोड़ देंगे और आज ही शायद हम 21,000 भी तोड़ सकते हैं, जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर देखता हूँ मैं। ओ प्रभु, आज 21,000 थोड़ा तो मतलब ऐसा विशेष जी, ऐसा मतलब ऐसे बढ़िया शो पे आ जाओ, लाइव आ जाओ, बुरा क्यों मान रहे हो? आज 21,000 इतनी जल्दी क्या तोड़नी है? नहीं, बहुत ह्यूज सेलिंग प्रेशर है जी। और रिलायंस में भी ऐसा लगता है लास्ट शायद ईजीएम की मार्केट वेट कर रहा था, तो सेलिंग आई है। अब वो सेलिंग काउंटर होनी चाहिए, उसके काउंटर में एक्चुअली वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, और जिस हिसाब से वॉल्यूम से बिकवाली आई है, आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर हम यहाँ से रिकवर हो जाएं तो। ओके, ठीक है, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त बैंक निफ्टी पर 21,600 का आप इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदिए आप 310-315 के आसपास, नीचे में 20,800 के आसपास तक के टारगेट आएंगे विश्वेश जी की तरफ से। तो यहाँ पर बिकवाली करने के लिए पुट ऑप्शन खरीदने की राय। और इस वक्त रिलायंस पर आशु जी भी अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं, बताएं आशु जी। अनिल जी, रिलायंस पर नहीं कर रहा, मार्केट में कर रहा था। बिल्कुल रिलायंस ने सिंपल संभाल रखा था और बिगनिंग ऑफ द शो अनिल जी वहां से 125 पॉइंट 150 पॉइंट निफ्टी नीचे आ चुका है और 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोला था कि ब्रॉडर मार्केट कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रही है अनिल जी, वो सिग्नल दे रही है, सो नॉट टू गेट कैरिड अवे बाय दिस। अनिल जी व्यू फिर बोला, व्यू वही है, व्यू नेगेटिव साइड पे है, मुझे नया लेन नहीं करना। और अनिल जी मैं कई बार क्रूड तरीके से भी कहता हूँ कि कितने दिनों से ये डिसिप्लिन यूज कर रहे हो कि अगर कोई तेजी कहता भी है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, थोड़ा सा रुक जाओ अनिल जी, मौका मिलेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाए। अरे सर आराम से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि सब फंस ही रहे हैं। देखो, तेजी करने वाले तेजी करके भी बना रहे हैं और मंदी करने वाले आपकी ओपिनियन पे भी बना रहे हैं। सबकी ओपिनियन का बराबर रेस्पेक्ट है आशु जी। मार्केट है, एक दिन बहुत खराब होता है, कल बहुत खराब था, आज सुबह बहुत अच्छा हुआ, आज अभी दोपहर के बाद वापस बहुत खराब हो गया, क्या पता कल सुबह क्या हो। तो सबकी ओपिनियन की बराबर रेस्पेक्ट है, आपकी ओपिनियन की भी उतनी ही और बहुत बढ़िया रेस्पेक्ट है, इसलिए दूसरी की ओपिनियन की भी उतनी ही रेस्पेक्ट है। तेजी करने वालों का अपना व्यू है, मंदी करने वालों का अपना व्यू है। आइए, कुणाल जी और राकेश जी देने वाले हैं आपको एक बेहतरीन टेक्नो फंडा पिक और स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, स्पेशल खरीदारी की राय है बिरला सॉफ्ट पे। वंस अपॉन अ टाइम मैं और कुणाल जी इस पर बिकवाली की राय देते थे, बट कंटिन्यूसली अब शायद वर्स्ट ओवर है। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक रडार पर आया क्योंकि सिद्धार्थ सिदानी जी ने इसको पहले रिकमेंड किया था, फिर कल परसों भी अनिल जी किसी ने रिकमेंड किया था, तो स्टॉक तब से ट्रैकिंग पे आया है और अब ये स्टॉक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, री रेटिंग देखने को मिलेगी। छोटा सा फंडामेंटल अगर आप देखें तो डेट फ्री कंपनी है, 18% की ROC है, 15% की ROE है, और सेल्स को देखें तो 64 करोड़ थी 2018 में, दिसंबर 2018 में, जो कि मार्च में बढ़कर 907 करोड़ हुई है। एबिटा 2018 में 65 करोड़ था, जो कि अब 117 करोड़ हुआ है। तो टेक्निकली एक री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है, फंडामेंटल्स भी ठीक लगते हैं। चीपेस्ट मिड कैप IT काउंटर है। ओवर टू कुणाल जी। पैटर्न बना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके वीकली जहां पर स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, एक में नीव डबल बॉटम।
ओवर टू यू राकेश जी। कुणाल जी की आवाज बराबर आ नहीं रही, तो आप ही को मोर्चा संभालना है। ज्यादातर वक्त कुणाल जी आपका काम करते हैं, आज आप कुणाल जी का काम करिए। देखिए अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल रुझान है। टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इन स्तरों पर करेक्शंस पे एक्यूमुलेट करें। 94 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग आए तभी निकले। पहला टारगेट 125 का है, दूसरा टारगेट 143 का है, और ये दोनों टारगेट जो हैं ये 2 से 3 महीने में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे बिरला सॉफ्ट के अंदर। 125 और 143 इतने बड़े बड़े टारगेट? हाँ सर। देखिए अनिल जी, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। अभी तक तो स्टॉक अपनी धीरे धीरे करके चल रहा था। टेक्निकल प्ले तो धीरे धीरे अब इसके अंदर देखने को मिलेगा। जिस तरीके का यहाँ पे टेक्निकल रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो अक्सर इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद तेजी आती है, और तेजी में 2 से 3 महीने देने पड़ेंगे। ऊपर नीचे होगा। 94 के नीचे की क्लोजिंग आए तभी पैटर्न का डिस्टॉर्शन है, तभी स्टॉप लॉस ट्रिगर माना जाए, एल्स बाय एंड होल्ड है स्टॉक। ओके, तो बिरला सॉफ्ट है आपके लिए टेक्नो फंडा पिक। राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से यहाँ पर करें खरीदारी। 94 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 125 143 का टारगेट। अब आपके लिए बैक टू बैक आ रही है ऑप्शन की स्ट्रेटेजी। पहले फोन लाइन पर तैयार है राजेश पालिया साहब, और उसके बाद जय ठक्कर देंगे अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई राजेश जी के लिए। जी सर, राजेश जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में एक लॉन्ग और एक शॉर्ट का ट्रेड रहेगा। तो पहले मैं शॉर्ट का ट्रेड बताऊंगा। जैसे फाइनेंशियल स्टॉक्स में जिस तरीके की सेलिंग आ रही है, उसमें से बैंकिंग स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक का जिस तरीके से पिछले 4-5 दिन का सेटअप देखे तो एक हायर साइड पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से आज सेलिंग देखने को मिल रही है स्टॉक में, हमें लग रहा है ये स्टॉक 490 की तरफ जाना चाहिए। तो 490 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 24 रुपए 50 पैसे, 24.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लग रहा है कि जो टारगेट देखने को मिलना चाहिए वो 32 रुपए से 35 रुपए तक के टारगेट आना चाहिए इस पुट ऑप्शन के। तो 490 का पुट ऑप्शन इंडसइंड बैंक में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 17 रुपए का, जो कि आज का लो है। 35 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है इस पुट ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इंडसइंड बैंक में बिकवाली की सलाह है, और पुट ऑप्शन के थ्रू इसमें हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो दूसरा ट्रेड रहेगा वो लॉन्ग साइड का रहेगा, और लॉन्ग साइड का ट्रेड हम करेंगे आईटी पैक में, एचसीएल टेक में। एचसीएल टेक में देखें तो करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। स्टॉक में आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, नियर टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे हम जो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे वो 630 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे एचसीएल टेक का, जो कि करीब 17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 12 रुपए का, और हमें लग रहा है एचसीएल टेक में जिस तरीके से फॉर्मेशन है, इसमें टारगेट 640 तक के अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। तो इसमें जो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 630 का, उसका जो टारगेट होगा वो होगा 27 रुपए से 29 रुपए का। तो 17 रुपए में बाय करेंगे, 12 रुपए स्टॉप लॉस रखेंगे, और 27 रुपए और 29 रुपए का टारगेट होगा 630 के कॉल ऑप्शन का। ओके, तो 2 है आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन में ट्रेड करने की राय। पहला है इंडसइंड बैंक, इसका पुट ऑप्शन खरीदना है। 490 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीदना है 24-25 रुपए के आसपास, और यहाँ पर टारगेट रखना है आपको 32 से 35 रुपए का। ये है इंडसइंड बैंक में आपके लिए ऑप्शन में खरीदारी करने की राय। और एचसीएल टेक में 630 कॉल स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदना है 17 रुपए में, 12 रुपए का स्टॉप लॉस है, 27 और 29 रुपए के टारगेट के लिए। ये है दूसरा आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से आपके लिए राय। तो बिल्कुल ये 2 बेहतरीन ऑप्शन। शुक्रिया राजेश जी ये ऑप्शंस हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए अगला बिल्कुल छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का जय के लिए। बताएं जय। वेल अनिल जी, मार्केट में वीकनेस तो आ चुकी है, और मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें मुझे से लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, जिसमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें देखने मिल रहा है। उसमें से एक स्टॉक है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट में क्लियरली मुझे से लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, इसलिए इन द मनी पुट ऑप्शन लेने की सलाह है। 260 का पुट ऑप्शन जो करीब अभी 8.5-9 रुपये के आसपास मिल रहा है, इसे खरीदना चाहिए। इसका जो पहला टारगेट एनर्जी बन रहा है वो है 14 रुपये का, दूसरा टारगेट जो बनकर आ रहा है वो है 17 रुपये 40 पैसे का। सो 14 रुपये एंड 17 रुपये 40 पैसे, ये दोनों के टारगेट्स के लिए पेट्रोनेट एलएनजी का 260 का पुट ऑप्शन खरीदे। नीचे में इसमें स्टॉप लॉस रखना एनर्जी 6 रुपये का,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड हमें 245 तक के लेवल्स दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, जो इसका 200 डेमा के आसपास है वो 245 तक अगर आ जाता है तो 14 रुपीज़ एंड 17.40 ये तो टारगेट्स हासिल होने चाहिए। ओके, ये है आपके लिए पेट्रोनेट। प्रेशर आ रहा है तो पुट के जरिए पुट की खरीदारी करके आप इस स्टॉक की गिरावट पर ट्रेड कर सकते हैं। पर आइए एक स्टॉक पर नजर डालते हैं जो वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। आज सुबह से शानदार तेजी उसमें आपने आती हुई दिखी है, वो है विप्रो। अभी भी आप देखेंगे तो तेजी बरकरार है स्टॉक में और 16.5% की तेजी आपको इसमें अभी भी दिख रही है। किरण जी, क्या करना चाहिए? इतनी बड़ी अगर मूव आए स्टॉक में तो पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए अगर किसी ने टुवर्ड्स द एंड खरीदा हो, तो क्या कॉन्फिडेंस है कि फॉलो ऑन बाइंग आ सकती है या फिर इतनी बड़ी मूव के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली का ही ट्रेंड रहेगा? ये मेरा मानना है कि जिस तरह के मार्केट कंडीशन है, मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर ही होल्ड करता नजर आ रहा है। पहले रिलायंस था, अभी आईटी सेक्टर है, तो मेरा मानना है कि होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का मैं दे रहा हूँ, 252 का रहेगा, 10 रुपए नीचे करंट लेवल से। पर अगर ये कंसल्टेशन और 1-2 दिन होता है और इधर से निकलता है तो मेरा मानना है कि ये पोटेंशियल रखता है ये काउंटर 280 के आसपास के लेवल्स दिलाते हुए जाने के लिए। तो जो वॉल्यूम्स हुए आज शाम को पता चल जाएगा, डिलीवरी बेस्ड कितनी उसमें ताकत थी या कितने शॉर्ट कवरिंग थे, उसके हिसाब से कल ज्यादा कन्विक्शन से बात करने की क्षमता रखूंगा। पर मेरा मानना है कि अभी के लिए 252 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ये है आपके लिए विप्रो, जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। कुशल भी हमारे साथ तैयार, लेकिन उससे पहले एक बार आशु सर तैयार हैं और आशु सर के लिए बिगुल BTSTT का। बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले तो एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, मेरा कमेंट किसी की बाइंग पे नहीं था अनिल जी। मैं खुद ही अपने क्लाइंट से जो शेयर करता हूं मैं वो बात करता हूं कि एक फेज ऐसा आता है कि जब आपको म्यूटेड रहना पड़ता है कि जब बाइंग कॉल्स तो रहेंगी, मार्केट अच्छा दिखेगा, वो डिसिप्लिन होता है। सो इट वाज मोर आउट ऑफ डिसिप्लिन, नॉट ऑन कमेंट ऑन एनीवन। हैविंग सेड दैट अनिल जी, मैंने पिछले दिनों में कितनी कॉल्स दी हैं और जो अभी भी कॉल देने वाला हूं अनिल जी वो लॉन्ग कॉल है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट करेक्ट किया अनिल जी, सारे स्टॉक्स करेक्ट किए हैं, तो उसमें से कुछ कुछ एकदम लुक्रेटिव बन जाएंगे। तो जो स्टॉक अभी लेना है अनिल जी BTST के लिए वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। 191 का रेट आ गया है, ये भी करेक्ट होके नीचे आया 191 यहाँ पे लेना है अनिल जी। सिर्फ 187 का स्टॉप लॉस, सिर्फ 4 रुपए का 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 200-203 का है। तो मुझे लगता है अनिल जी इस फॉल के अंदर अगर किसी को रिवर्स ट्रेड लेना है या कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है कि कौन सा इस फॉल के अंदर स्टॉक लेना है, तो आई थिंक अभी तक मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इज अ गुड पिक। ओके, 190 191 पर खरीदना है, 187 का स्टॉप। आशु सर, एक है ना, मुझे थोड़ी गलत फहमी भी हो रही है और थोड़ा मुझे और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, उसका क्या करूं मैं? कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको बोला ना इसलिए आपने बाय कॉल दिया, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। अब इस फीलिंग का मैं क्या करूं बताइए? अच्छा अनिल जी, ये जो आपने बोला ना अनिल जी, शायद इसमें 25% सच हो सकता है, 25% सच हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है, इतना कह सकता हूँ। चलो मैंने आशु जी को 25% बदला, वाह 25% क्रेडिट मिल लिए। जी आशु जी। अनिल जी, बल्कि मैं तो कुछ नहीं, वो कुणाल जी का मुझे मैसेज आया कि विश्वेश को अपने छोटे भाई को आपने क्या पट्टी पढ़ा दी है, क्या सिखा दिया? तो मैंने कहा मैं किसी को सिखाने वाला कोई नहीं हुआ अनिल जी, मार्केट सिखाती है सबको। नहीं बिल्कुल ठीक बात। और ये तो देखिए, ये तो देखो, यही तो हमारी इस शो की, पैनल की और चैनल की खूबसूरती है। हम बहुत ट्रांसपेरेंटली, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे आज तक याद नहीं आता कभी मैंने फोन उठा के आशु जी को शाम को बात की हो कि आशु जी ऐसा है, जो बात करनी है, जो भी फीडबैक है, लेना है देना है, यहीं पर सबके सामने खुला खाता है, सबके सामने। कभी बंसल जी से भी कई बार मैं कुछ बोल देता हूँ और तुरंत में माफी भी मांग लेता हूँ। बंसल जी भी दिल बड़ा रखते हैं, हम आपस में मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी है वो है, इसमें क्या है। और जो मन में आया मुझे लगा तो मैंने बोल भी दिया और वापस आपकी मैंने बात भी मान ली, आपने भी मेरी बात मान ली। जी आशु जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी
नहीं अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक बोली और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आज का लाइव सेशन है, जिसमें मैंने ओपनिंग में ही आपको बोला कि आप कुणाल जी के सारे वो कीचड़ में कमल याद रखते हो और हमारे फूल में कांटे जो ढूंढते हैं याद नहीं रखते। तो लाइव ऑन एयर मैंने भी अनिल जी आपसे कहा, तो ये बिल्कुल ट्रू एग्जाम्पल है कि हम जो भी बात करते हैं ऑन एयर करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो जो भी है आपके सामने खुला खाता है एकदम, बिल्कुल, और कहीं कोई वो बात ही नहीं है। और इसीलिए लोगों को ये पसंद भी आता है कि जो भी है ओपिनियन ओपन आनी चाहिए, बजाय इसके कि वो मतलब नहीं तो क्या होता है, लोग एकदम जैसे टीवी पर आते हैं एकदम आर्टिफिशियल हो जाते हैं और जो ओरिजिनलिटी है वो खो जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात है। आइए अब आगे बढ़ें और कुशल हमारे साथ तैयार हो रहे हैं, तो कुशल से भी हम बात करेंगे। अच्छा, तैयार है कुशल? कुशल ने लगाया है विप्रो पर अपर सर्किट। कुशल बताइए क्या कमाल किया आपने विप्रो में, ये बताइए। मैंने कोई कमाल नहीं किया अनिल जी, ये सब इनके नतीजों का कमाल है। इनफैक्ट उसके साथ साथ 4 और बड़ी वजह है, यानी कि मैं आपको कुल मिलाकर 5 पॉइंट एनालिसिस जो है आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो टीसीएस जैसी कंपनी के सामने आप देखिए, टीसीएस का जो मार्केट कैप है उसके मुकाबले विप्रो का केवल 20% मार्केट कैप है। और जिस हिसाब से Q1 के नतीजे आए हैं, एक्सेप्शनली जो है इन्होंने बीट करते हुए नजर आए। इनफैक्ट मैं इनकी स्टडी कर रहा था और मुनाफा अगर आप देखें तो विप्रो का करीब 3% बढ़ता हुआ नजर आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर्स में आपको बता रहा हूँ। उसके मुकाबले टीसीएस में आप देखिए 13% का फॉल जो है हमें Q1 नंबर्स में देखने को मिला। साथ ही कंपनी की जो ऑपरेटिंग मुनाफा और ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां पे भी सिग्निफिकेंटली बीट किए हैं। इनफैक्ट विप्रो जो है दोनों फ्रंट पर आपको पॉजिटिविटी के साथ जो है इनके नंबर्स में आपको इनकी देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप इनकी मार्जिन्स पर फोकस करें तो आईटी मार्जिन्स अनिल जी मैंने स्टडी की तो उसमें ये पता चला कि पिछले 4 क्वार्टर्स में जो भी आईटी मार्जिन्स आए थे उसको भी ये Q1 में बीट करता हुआ नजर आया था। साथ ही दूसरा बड़ा ट्रिगर इसमें अगर आप देखें तो एनालिस्ट अब एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि बाईबैक जो है सितंबर 2020 तक अनाउंस हो जाए। इनफैक्ट ये इसलिए भी क्योंकि इनका जो कुल मार्केट कैप है करीब 1.5 लाख करोड़ का, उसका 21% जो है नेट कैश ऑलरेडी बुक्स में पड़ा हुआ है। साथ ही जो तीसरी बड़ी वजह है उसमें अगर आप देखें तो बाईबैक के साथ साथ जो नए सीईओ आए हैं 6 जुलाई से, थ्योरी डेल पोर्टो, उनकी जब नियुक्ति हुई है और उन्होंने ये जो पहला नतीजे के साथ साथ जो अपनी कमेंट्री की है उससे काफी पॉजिटिव मोमेंटम जो है विप्रो में आज बिल्डअप होता हुआ नजर आया। वो उनका जो आगे की स्ट्रेटेजी पर फोकस है वो सिर्फ प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर है। तो वो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी कॉस्ट कटिंग मेजर्स और जो भी यूटिलाइजेशन लेने हैं पर प्रॉफिटेबिलिटी पर सबसे बड़ा फोकस जो है वो सीईओ का रहने वाला है। इनफैक्ट अब अगली जो वजह है वो आप ब्रोकर्स पर देखिए। नतीजों के बाद काफी सारे ब्रोकर्स ने अपनी रेटिंग्स बताई है। इनफैक्ट सिटी ने अपनी रेटिंग को खरीदारी में बदल दिया है और 230 से बढ़ाकर 260 के लक्ष्य दिए हैं। और साथ ही अगर आप सीएलएसए को भी देखें तो उन्होंने भी टारगेट जो है 210 से 215 किए हैं। इनफैक्ट आप टारगेट्स की जो अगर मैं बात कर रहा हूं तो 260 का टारगेट्स ऑलरेडी सिटी का अभी अचीव हो गया है। 15-16% की तेजी हमें विप्रो में भी देखने को मिल रही है। तो कुशल, आपके सेक्टर की कंपनियां तो बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस कर रही है, क्या आपकी भी परफॉर्मेंस, चूंकि अभी ये सारा अप्रैल का टाइम चल रहा है, क्या आपकी परफॉर्मेंस भी आपके सेक्टर की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही नापी जाए? डेफिनेटली अनिल जी, और मैं खुद इससे प्रेरणा ले रहा हूँ और खुद अपनी परफॉर्मेंस भी जिस हिसाब से आप ही एनालाइज करेंगे अनिल जी। ओके, तो चलिए बेनिफिट भी सारे जो फिर है इन कंपनियों को ही जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुशल का सेक्टर कमाल करता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। आईटी कंपनी में एक के बाद एक तगड़ी परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है और कुशल के चेहरे पे भी उसकी वजह से मुस्कुराहट है। आइए आपकी मुस्कुराहट को और आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुणाल जी और राकेश जी अपने चार्ट कॉर्नर की तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए बिल्कुल बनाए सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है अरविंदो फार्मा पर। ये स्टॉक जो है ना सिर्फ अपना 52 वीक हाई लगा रहा है, ये अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है, ऑल टाइम हाइस पे जा रहा है, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में चला गया है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, बड़ा मोमेंटम बना है, 4 साल का हाई स्टॉक ने क्रॉस किया है, तो ऑरो फार्मा में बड़ी तेजी बनने के लिए पूरी संभावना दिख रही है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें, 830 रुपए पर 830 पर स्टॉप लॉस रख लें,
पहला टारगेट 869 का और दूसरा टारगेट 890 का होगा। तो 890 रुपए के इवेंचुअल टारगेट के लिए औरो फार्मा में खरीदारी कराएं। 830 का लगाएं स्टॉप लॉस, 845 के आसपास करें एंट्री 890 के टारगेट के लिए। और भसीन साहब कार्यक्रम में होने वाले हैं शामिल, जो बताएंगे आपको उनकी बेहतरीन बीटीएससी स्टॉक्स भी। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार पूजा से समझ लें L&T फाइनेंस के नतीजे कैसे आएंगे। पूजा बताइए। L&T फाइनेंस के नंबर्स कमजोर ही एक्सपेक्टेड हैं इस बार। जो ब्याज से आय होगी उसमें 17% की गिरावट रहेगी। प्रोविजन काफी ज्यादा बड़े रहेंगे। अगर सालाना आधार पर बात करें तो 21% की ग्रोथ कंपनी के प्रोविजन में देखने को मिल सकती है और उसी का असर मुनाफे पर भी पड़ेगा। और हमारा अनुमान है कि करीब 60% से ज्यादा की गिरावट कंपनी के मुनाफे में देखने को मिल सकती है। लोन ग्रोथ भी धीमी रहेगी। रिटेल पोर्टफोलियो में दबाव रहेगा क्योंकि वहां से ज्यादा कुछ अच्छा बिजनेस कर नहीं पाई है कंपनी और एनपीए बढ़ने की आशंका भी इस बार जताई जा रही है। तो कमजोर नंबर से L&T फाइनेंस के मोरेटोरियम बुक को लेकर किस तरह के बयान आते हैं और इसके अलावा एसेट क्वालिटी को लेकर किस तरह के आउटलुक कंपनी पेश करती है, इन तमाम मुद्दों पर हमारी नजर रहेगी। ओके, तो L&T फाइनेंस में ये है वो नतीजों का पूर्वानुमान। अच्छे नतीजे नहीं आएंगे ये तो सबको पता है ही, और कमजोर नतीजों की आशंका यहां पर भी है। थोड़ी देर में आपके सामने आशीष रखेंगे बैन से बेनिफिट, लेकिन उससे पहले भसीन साहब है तैयार बिगुल के साथ। सर स्वागत है आपका। पहले तो एक अपडेट लेना चाहता हूं और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर आपसे राय। 1900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है एजीएम के बाद। एजीएम तो हालांकि अभी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर सारे गुड न्यूज तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर ली है। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं। 2000 का भाव था, आ गया। निफ्टी भी 10,890 9,000 हो गया। मार्केट में कोई ऐसी न्यूज रह नहीं गई और अब आप जूझ रहे हैं जो रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे। तो आई वुड से एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन, बी वॉचफुल। और अगर है रिलायंस तो गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट, यू मे गेट इट लोअर। आप अपडेट आपको ये दे दूं सर कि आपको टाटा मोटर सेल था, HDFC बाय था, HDFC वीक हो गया है। अगर है तो निकल लीजिए क्योंकि मार्केट बहुत मेरे हिसाब से अनइवन दिख रही है। और एक नौकरी में बाय दिया था, वो न्यू हाई मार रहा है अभी, तो वो आप बने रह सकते हैं। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं। मार्केट पे मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हूं अनिल जी। मुझे लगता है लार्ज पार्ट ऑफ द रैली इज देयर और अब अगर आप वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो तो 11,000 देख सकते हैं, लेकिन ये भी तैयार है ना 500 पॉइंट नीचे भी दिख सकता है। तो अब आप कहें तो मैं 2 कॉल दूं सर, दोनों सेल कॉल्स हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो थोड़ी आप उतार चढ़ाव के लिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहें। अपनी तेजी की पोजीशन में मुनाफा वसूल करते चले, ये राय भसीन साहब की। बताएं सर आज के दोनों BTSCT में जो सेल कॉल है वो बताएं सर। सर बजाज फाइनेंस 6250 पे बेचिए, 6350 का स्टॉप लॉस, 5850 का टारगेट। और बजाज फिनसर और बजाज फाइनेंस 3180 में बेचिए, 3240 का स्टॉप लॉस और 2850 का टारगेट। आपको याद है मैंने ये 3400 पे कहा था और 6600 पे 600 का टारगेट था 6000 का। तो मेरा टारगेट 5800 और 2850 हो गया दोनों पे सर। बिल्कुल दोनों। और उस दिन नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से कल की बात है, हाँ 4% नीचे गिरे थे और तब आपने कहा भी कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, और आज फिर से ऊपर आया तो आपके बेचने गए। सर ये बेचने में दोनों आपके फेवरेट है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर? हाँ वसीम साहब। फेवरेट नहीं सर, थोड़ा सा हेज अच्छा बनता है और इजी है। और मार्केट के आपके पता है ओवर ओनरशिप है, जब घटता है तो उनका हाई बीटा प्ले होता है अनिल जी। आई हैव नथिंग बट मार्केट, जैसे मैंने कहा मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस है तो मैं लोगों का प्रॉफिट भी बचाना चाहता हूँ, इसलिए हेज अच्छा बताता हूँ। एब्सोल्युटली बिल्कुल। आपको सही वक्त पर देखिए, जब बाजार अभी भी हरे निशान में 40 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, तब भसीन साहब आपको कह रहे हैं कि सावधान रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़े फेवरेबल कम है या फिर वो वोलेटिलिटी के लिए तैयार है, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन आपको संभालने आना चाहिए। बजाज फिनसर्व शॉर्ट करें 6250 के आसपास, 6350 का स्टॉप लॉस, 5850 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। ये कैश के लेवल हैं जो भसीन साहब आपको बता रहे हैं। और बजाज फाइनेंस 3180 के आसपास आप शॉर्ट करें, 3240 का स्टॉप लॉस है, 60 रुपए ऊपर, 2950 के आसपास
के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। शुक्रिया सर, मार्केट का आउटलुक, गाइडेंस और साथ ही स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। कल सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात और तब हम आपसे लेंगे आपके और बेहतरीन पिक्स और अपडेट्स भी। बाजार इस बीच दिन के लो पॉइंट पर आता हुआ दिख रहा है। इस वक्त निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके लिए सामने साफ नजर आ रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है उसी पर एक बार राय आशीष हमारे साथ तैयार है बैन से बेनिफिट के लिए, तो आइए बिगुल आशीष के लिए। आशीष बताएं कौन बाहर निकलेगा, कितने सात है ना अभी अंदर, कितने हैं? 9 जी 9 बैन में, 9 स्टॉक बैन में टोटल। हाँ 9 तो बाहर आने की संभावना, बाहर कौन आएगा? सिर्फ स्टॉक ऐसा जिसकी हल्की सी संभावना नजर आ रही है, इक्विटास, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो घटकर 82% आ गई है। 2% और घटेंगी तब जाकर बैन से बाहर आएगा, नहीं तो इसका भी मुश्किल लग रहा है। अच्छा, तो आने की संभावना बहुत कम है, अभी भी लोग पोजीशन छोड़ने को तैयार है नहीं मतलब। अच्छा, तो अंदर और आने की संभावना है किसी की? 3 स्टॉक है अनिल जी। L&T फाइनेंस 109% होगी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। RBL बैंक आज फिर प्रयास कर रहा है, 96% हो गई है। और अदानी एंटरप्राइज यहाँ पर हल्की सी संभावना है क्योंकि बॉर्डर लाइन पर है, 94% पर है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 95% के पार जाएगी तो फिर होगा ये बैन में आएगा। वैसे देखा जाएगा तो 3 स्टॉक ऐसे जिनकी संभावना बन रही है फिलहाल। L&T फाइनेंस और RBL बैंक तो पक्का नहीं, L&T फाइनेंस तो पक्का आ ही जाएगा बैन में, कल रिजल्ट भी आने वाले हैं। RBL बैंक और अदानी एंटरप्राइजेस डाउटफुल है, बॉर्डर पे आगे तो आगे, नहीं आए तो नहीं आए, बस वैसा 95% के ऊपर आते हैं तो बंद होते होते RBL बैंक में अगर पोजीशन 1% कम हो गई तो नहीं आएगा। अदानी एंटरप्राइजेस में 1-2% बढ़ गई तो आ जाएगा। तो ये 2 स्टॉक है जिन पर आपको फोकस रखना है, लेकिन फोकस रखना है बाजार पर जो दिन के लो पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं और नीचे की तरफ आते हुए नजर भी आ रहे हैं आपको। 10,600 के आसपास आ गया निफ्टी, ये बड़ा गजब हुआ है, लाल निशान में आ गया। ओ माय गॉड, 200 पॉइंट लुढ़क गया आज के हाई से। जय हो। वजह ओनली विमल। रिलायंस 3.5% नीचे 1840-4500। ज्यादातर लोग जो कह रहे थे कि रिलायंस की AGM के साथ बाजार का टॉप और रिलायंस का टॉप दोनों बनेगा, आशु जी वही हुआ है क्या? अनिल जी बिल्कुल वही हुआ है, क्योंकि देखो जैसे हम लोग ब्रॉडर मार्केट को ट्रैक करते हैं, जो मैंने भी कल भी बात की, ब्रॉडर मार्केट सर अब पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन साइन दिख रहे थे, लेकिन इंडेक्स डिफाई कर रहा था उस लॉजिक को प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ रिलायंस और एक HUL। अनिल जी, कुणाल जी इस चीज को ज्यादा अच्छा ट्रैक करते हैं। ये जो बात चली ना, आपने कहा कि रिलायंस का टॉप बनता है AG पे AGM के रेट से आपने बोला, ऐसे ही HUL में बोलते हैं कि HUL जब भी रैली करता है वो एक लास्ट लेग होता है रैली का। जो पुराने लोग हैं अनिल जी वो कई बार बोलते हैं, और पिछले दिनों में मुझे वो सुनने को आया, तो आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, समबडी हु इज ट्रैकिंग इट, बट अनिल जी ये सिग्नल तो है, मतलब कंफर्ट ट्रेड नहीं है अनिल जी। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत मंदी है, रेंज 10,500 11,000 की है, बट ऊपर कंफर्ट ट्रेड नहीं है अनिल जी लेने में। उसी डिसिप्लिन की 10 दिन से अनिल जी, वो यही पेशेंस इंपॉर्टेंट होती है अनिल जी, कि जिसने कमाया हुआ पैसा है वो संभाल के रखे। मतलब कॉल भी आएंगी, स्टॉक ऊपर भी जाएंगे, लेकिन आप नहीं उसमें बना पाएंगे इस वॉलिटिलिटी में जिसमें बायस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो ओके, ठीक बात है। तो पैसा बनाना मुश्किल काम है इस तरह के माहौल में। और आज जो कल के बाद आज बिकवाली आई, एक बार जल्दी से ना अमेरिका के बाजार देख ली जाए, डाउ फ्यूचर्स किस तरह का ट्रेड कर रहे हैं वो भी समझ लेना जरूरी है। क्या वाकई में मतलब कमजोरी है वो वहाँ पर भी आई है या हमारे यहाँ ही का मामला है? प्रॉब्लम एक ही है, FIs की बिकवाली लगातार होती हुई दिख रही है। FIs की बिकवाली, घरेलू फंड की बिकवाली ऊपरी स्तरों पर, और अब बड़े ट्रिगर, माय गॉड 1835 खतरनाक बिकवाली है। अरे डाउ फ्यूचर्स तो मजबूत है, 225 ऊपर है, कमाल ही है भाई। ओके, 10,577 लगा दिया निफ्टी ने नीचे में, क्या बात है। ओके, और 10,577 और कल का लो है 10,562, कल के लोज के आसपास पहुंचा है जी। ओके, किरण जी थोड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है क्या? बिल्कुल अनिल जी, कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है। हम लगातार शॉर्ट कॉल्स ही देते जा रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और आपने देखा होगा निफ्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो आज कल के लोज है
वो अगर वॉयलेट होते कल के सत्र में, तो मेरा मानना है कि काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए। 10,500 वॉयलेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी इसने एक बहुत अच्छा राउंडिंग टॉप बनाया है, जो कि एक बेरिश पैटर्न हो जाता है। मुझे लगता है कि जो अभी विश्वेश की जो बात हो रही थी 21,000 के लेवल्स, ये बिल्कुल आते हुए देखने को मिल जाने चाहिए कल के सत्र में। तो मेरा मानना है कि कुल बना के एक बैंकिंग स्टॉक्स है जो कि ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बैंक्स और अभी निफ्टी, क्योंकि रिलायंस ने जो कुछ गेन्स थे वो गंवाए हैं, तो मेरा मानना है कि ये दोनों ही इंडेक्सेस थोड़े वीक है। एक ही सेक्टर जो अच्छा देखने को मिल रहा है या स्टेबल है वो आईटी है। अनिल जी, बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं डेज लो पर आपको बैंक निफ्टी भी दिखेगा और निफ्टी भी अब 10,600 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। आज की सारी गेंस निफ्टी ने भी गवा दी है। अनिल जी, दो सवाल है सर मेरे। एक तो निफ्टी बैंक पर क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने बोला था 21,500 के नीचे आपको गिरावट दिखेगी और अब देखिए 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट हो गई है। और निफ्टी पर भी आपने सुबह राय तो जरूर दी थी कि सर 10,800 850 एक परफेक्ट लेवल है मुनाफा वसूलने का, और बिल्कुल वो वैसा ही होता हुआ देखा आज हमने निफ्टी में भी। बात तो सही है और अभी तक लेकिन ये आखिरी उम्मीद है 10,550 और 10,625 जो निफ्टी की रेंज है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 20,900 21,200 ये बैंक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी का कल का जो लो है, बैंक निफ्टी लगभग वहीं पर पहुंचा है। कल का लो है आपका 21,222 का और 21,230 का लो बनाया। तो कल के लोज अभी तक वायोलेट हुए नहीं है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी डाउ फ्यूचर्स आपके 250-250 पॉइंट ऊपर है और हमारे बाजारों में करेक्शन अपनी वजह से दो वजह। पहला तो एफआईज की बिकवाली है, घरेलू फंड की बिकवाली है, यानी कि फ्लोज मजबूत है नहीं। और दूसरा जो रिलायंस में जो सारे ट्रिगर्स है वो शायद बाहर आ चुके हैं। कम से कम अभी तो प्राइस से ये लग रहा है, अब नया कुछ आ जाए सरप्राइज तो वो पता नहीं। तो एक वो तेजी की पोजीशन जो लोगों ने बना के रखी थी कि भाई हम तो एजीएम के बाद ही बेचेंगे, अब काफ़ी लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद विदेशी बाजारों में रिलायंस जियो की लिस्टिंग के बारे में कुछ कहे। तो देखते हैं उस पर कुछ ऐलान आता है या नहीं, वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों पर अभी फोकस है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जो प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है वो इन दोनों तीनों कारणों की वजह से आती हुई दिख रही है। तो इससे प्योर प्रॉफिट बुकिंग मानिए, चाहे वो रिलायंस में हो चाहे बाजार में हो। और दूसरा अगर कारण ढूंढना है तो सिंपल एफआई और घरेलू फंड्स की ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, जिसके लिए हम पिछले 3-4 दिनों से आपको लगातार सावधान करें। तो दीप यही है, तो आप इसको 3-20 की स्ट्रेटेजी के तौर पर ही मान लें कि मेरा ये समझना है अगर यही डाउ फ्यूचर्स ढीले होते और हम और कमज़ोर हो रहे तो ये साफ कह सकते थे कि आप शॉर्ट करके जाएं। अब आज दिन के लो पॉइंट पर शॉर्ट करने में भी वो मज़ा नहीं है। उछाल मिले, अगर बचे हुए 15-20 मिनट में उछाल से मेरा मतलब है कि अगर 10,650 10,675 अगर निफ्टी आ जाता है तो वहाँ बेचना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर 21,400 21,500 के रेंज में आ जाए, 21,500 के आसपास आ जाए तो वहाँ बेचना चाहिए। नहीं तो देखते हैं, कल देखेंगे जो कुछ भी करना है। तो कुछ नहीं, आराम से बैठें, ज़्यादा बढ़िया है। वेट एंड वॉच। ओके, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहेगी। पोजीशंस अगर आप चाहें तो डिले कर दीजिए। अब कल देखते हैं क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव हैं, बट मुनाफा वसूली आपको भारतीय बाजारों में दिख रही है, स्पेशली रिलायंस की एजीएम के बाद। और आज सुबह अनिल जी ने कहा भी था, जिस तरह से एफआई और डीआई के फिगर्स आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, एक नेगेटिव ये जरूर बाजार में है जो अब थोड़ा प्ले आउट होता है आपको दिख रहा है। कल एक्सपायरी है, वहां पर भी नजर है। कुछ और नतीजे आने वाले हैं, वहां पर भी नजर रख लेते हैं। फाइनेंशियल्स के लिए आज बड़ा दिन है और कल भी हम कुछ बड़े नतीजों पर नजर रखेंगे। एल&टी फाइनेंस, इनके भी नतीजे आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, चलिए जानते हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ तैयार है अनुमान के साथ। बताएं पूजा। ओके, एल&टी फाइनेंस की बात हो गई, माफ कीजिएगा मुझे, एल&टी फाइनेंस की बात हो गई थी। देवांशी हमारे साथ तैयार हैं जुबिलेंट फूड के बारे में बात करने के लिए। आज हमने सुबह देखा भी था कि स्टॉक में अच्छी तेजी आई, पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन भी हमें दिखा है जुबिलेंट फूड पर। देवांशी बताइए, जुबिलेंट फूड के लिए क्या ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल दीपांशु, अब देखिए फिलहाल ऐसे बाजार में भी हम देख रहे हैं कि जुबिलेंट फूड ये स्टॉक है जो कि 3.5% मजबूती के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ट्रिगर पॉइंट ये आता हुआ देखा था कि अब से जुबिलेंट फूड यानी कि डोमिनोज अपने सारे जो डिलीवरी ऑर्डर्स हैं इन पर फीस लागू करेगी। 30 रुपए प्रति डिलीवरी
ये फीस वो लागू करते हुए दिखेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो टेक अवे हैं, साथ ही जो डाइन इन फैसिलिटी है, इन पर ये जो चार्जेस हैं या फीस है, डिलीवरी फीस ये लागू होती हुई नहीं दिखेगी। साथ ही आप देखिए कई दिनों से हम देख रहे थे कि स्विगी, जोमेटो जैसी जो सेवाएं हैं उन्होंने अपनी जो फीस है उसमें बढ़ोतरी की है, लेकिन अब डोमिनोज ऐप से जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 30 रुपए प्रति डिलीवरी ये डिलीवरी फीस लागू होती हुई दिखेगी। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज जुबिलेंट फूड पर अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अब जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज हैं, स्पेशली मॉर्गन स्टैनली, इनका ये कहना है कि ये पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए डिलीवरी फीस लागू करने के चलते जो फिलहाल इनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है इसकी थोड़ी सी भरपाई जरूर होती हुई दिखेगी। साथ ही इनका कहना है कि जो आय है इसमें करीब 1.5 से 2% तक की बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। साथ ही कामकाजी मुनाफे में एक्सपेक्टेड है कि करीब 8% तक के गेन्स आते हुए दिखे। साथ ही जो मार्जिन हैं इसके चलते करीब 1.5% तक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ये पॉजिटिव ट्रिगर फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग के साथ 1900 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। फिलहाल ये स्टॉक करीब 1650 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, तो इसके चलते आप देखिए जुबिलेंट फूड में आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। बढ़िया एक्शन आपने देखा है जुबिलेंट फूड में बनते हुए। जय कमजोर बाजार में होल्ड आउट करा है जुबिलेंट फूड में, और सुबह जो तेजी आई थी उस पर हमने दिन में बिल्डअप भी होते हुए देखा था। आपकी क्या राय है इस चार्ट पर? वेल दीप, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है कि जुबिलेंट फूड्स इनफैक्ट काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड उसने अपने एग्जैक्ट 200 डेमा पर सपोर्ट लेकर 50 डेमा को क्रॉस कर आज बहुत ही अच्छा एक अप मूव दिखाया है। और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ये स्टॉक में हमें थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। सो ऊपर में एक लेवल है जो बहुत ही अहम है रेजिस्टेंस के और दौर पर, मैं कहूँगा कि 1740 वो लेवल टेस्ट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, बट उसे निकाल कर ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी होगा दीप फर्दर मोमेंटम के लिए। 1740 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कि करीब ये 830-40 के लेवल्स भी इमीडिएटली हमें दिखा देगा। सी ओवरऑल शॉर्ट टर्म मोमेंटम पॉजिटिव है, बट मैं कहूँगा या तो थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले अगर 1700 या 1690 के आसपास तो इसे खरीदे, या तो 1740 के ऊपर। ये बेस्ट टाइम रहेगा टू गेन फर्दर मोमेंटम। ओके, ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर आई। तो यहाँ से थोड़ी और अगर मूव आती है स्टॉक में तो फिर आपको अच्छी खरीदारी के लेवल्स मिल सकते हैं। नजर रखिए जहाँ तक जुबिलेंट फूड का सवाल है, क्योंकि कमजोर बाजार में देखिए सारी की सारी गेन्स अपनी होल्ड कर रहा है काफी आसानी के साथ। ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड इस समय। ICICI बैंक भी इस समय थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड करता हुआ दिख रहा है, बट ज़्यादा गेन्स यहाँ पर नहीं आ रही हैं इस समय। बट नज़र रखिए जहाँ तक इस स्टॉक का सवाल है। HUL, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। जैसे आशु साहब कह भी रहे थे कि HUL की रैली भी एक तरह का इंडिकेटर रहता है कि बाजार का एक्शन कैसे रहने वाला है। HUL पर किरण जी जरा अपनी राय दीजिए। फिर से थोड़ी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है डाउन साइड पर निफ्टी को HUL की तरफ से। आपका क्या व्यू है इस चार्ट पर? हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी चार्ट पैटर्न पे काफी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि HUL जिस तरीके से डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, एक इधर 2300 जो कि टेक्निकल और डेरिवेटिव रेजिस्टेंस है, उधर तक जाने की क्षमता कल के सत्र में देखने को मिल सकती है। पर ये एक ही काउंटर रहेगा जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 2255 का रखना चाहिए आपके पोजिशनल ट्रेड के लिए। ओके, नजर रखते हैं जहां तक HUL पर सवाल है। बंसल जी, थोड़ी बाइंग आज ITC में भी देखी है, दिन के हाई पॉइंट के पास ही ट्रेड कर रहा है। क्या इस बाजार में अब फाइनली 200 या 200 के ऊपर ITC जाकर होल्ड करता हुआ दिखता है? देखिए दीपांशु, ITC का टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है। इनफैक्ट जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इन स्तरों पे एक अच्छा दावेदार है खरीदारी का। 194 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली ऊपर में 205 रुपए 208 रुपए के लक्ष्य के लिए ITC एक अच्छा दावेदार है खरीदने का। ओके, ITC अच्छा दावेदार है खरीदारी करने के लिए। नजर रखिए उस स्टॉक पर जिस तरह से एक्शन आ रहा है, और थोड़ी गेन्स बनती हुई दिखेंगी। PNB, वागले साहब, इस पर एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखा है। इस समय 4.5% नीचे है। पिछले कुछ मिनटों में काफी तेज गिरावट हुई है। PNB पर कोई शॉर्ट ट्रेड बनता है? दीपांशु, शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल बनता है। मुझे लगता है ये 30 के नीचे जाना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में। 2850 29 तक नीचे जा सकता है।
ओके 29 तक नीचे जाने के लिए तैयार है जहां तक पीएनबी का सवाल है। कुणाल जी, एक सवाल आपके लिए भी L&T फाइनेंस के व्यू आपसे लेना था। जिस तरह से इसमें और अभी फ्रेश गिरावट आई है, हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों में 15-16% टूट चुका है L&T फाइनेंस। तो एनबीएफसीज में सबसे कमजोर L&T फाइनेंस की चाल रही है। अब 60 के लेवल्स पर सपोर्ट आएगा या और गिरावट आ सकती है? देखिए दीपांशु, कल मैंने और राकेश जी ने चार्ट कॉर्नर में L&T फाइनेंस होल्डिंग पर बिकवाली की राय दी थी और तब मैंने बताया था कि स्टॉक में डबल टॉप पैटर्न बना है। ब्रेकडाउन कल ट्रेड में देखने को मिला था 65 रुपए के नीचे और आज स्टॉक में आप 60 रुपए 61 रुपए के लेवल्स देख रहे हैं। मुझे लगता है गिरावट और हावी रहेगी। एक बार के लिए देखिए यहाँ पर 58 रुपए के आसपास अगला सपोर्ट दिखाई पड़ता है, तो हो सकता है 58 तक सरक जाए। तो अभी भी यहाँ पर और गिरावट की गुंजाइश है, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट्स को होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो 61 रुपए 50 पैसे 62 रुपए पर रखें। 58 के टारगेट से मेरी राय में अभी शॉर्ट्स पर बने रहना चाहिए। 58 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट्स पर बने रहें, ये है आपके लिए राय जहां तक L&T फाइनेंस का सवाल है। एक और स्टॉक जहां पर आप वीकनेस देख रहे हैं, जब से रिलायंस की एजीएम आई है उसका इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर तो हमने देखा है। भारतीय एयरटेल पर गिरावट देखी है और अब जय भारती इंफ्राटेल यहां पर भी गिरावट बढ़ती जा रही है। क्या इन लेवल से भी कोई शॉर्ट ट्रेड बनता है? भारतीय इंफ्राटेल का सवाल है जहां तक। देखिए, मैं कहूँगा दीप, इंफ्राटेल में अगर शॉर्ट करना है तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 200 का। अगर 200 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो डेफिनेटली इसे शॉर्ट करना चाहिए। उसके नीचे हमें लगभग इमीडिएटली लेवल्स जो देखने मिलेंगे वो 190 से लेकर लगभग 185 के हैं, वो देखने लेवल्स मिल सकते हैं। बट 200 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं टूटता तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या तो एक बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है इंफ्राटेल में। ये स्टॉक में मोर ओवर अगर आप देखेंगे दीप, तो मैं कहूँगा कि 200 से लेकर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मैं देखूंगा तो 220 230 ये रेंज रही है। तो जैसे भारतीय एयरटेल, आशु जी भी कुछ समय पहले कह रहे थे ना कि 590 550 60 नीचे की और एक रेंज में, सिमिलरली इंफ्राटेल भी 200 से लेकर 225 30 के रेंज में। और इस बीच रिलायंस दिन के लो पॉइंट से हल्की सी रिकवरी देने की कोशिश करता हुआ 1798 का लो बनाया है। मैं कैश मार्केट के लेवल आपको बता रहा हूँ, 1978 का हाई, तो यानी कि ऊपरी स्तरों से लगभग 180 रुपये, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि लगभग 9% रिलायंस गिरा है। मेरे ख्याल से लंबे समय बाद ये इंट्राडे की रिलायंस की सबसे बड़ी गिरावट होगी। 23-24 मार्च के आसपास कोई गिरा होगा तो इतना गिरा होगा। अदरवाइज रिलायंस में इंट्राडे में ऊपरी स्तरों से 180 रुपये का 190 रुपये का फॉल, मेरे ख्याल से 180 रुपये का एग्जैक्टली 180 रुपये का फॉल रिलायंस के स्टॉक में आया है। लेकिन अच्छी बात है कि उसके बावजूद बाजार हरे निशान में बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी फिर से 10,600 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है और 10,625 के ऊपर बंद होता है तो इतने बुरे नहीं हैं हम। और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में बंद होने की कोशिश कर रहा है 21,400 के आसपास आता हुआ। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हल्की रिकवरी आती हुई दिख रही है। कल के लोज को दोनों ने रोका है। 21,230 आज का निफ्टी का लो है, कल का लो था बैंक निफ्टी का, माफ कीजिएगा, 21,222। तो कल के लोज को होल्ड किया है। 10,560 के आसपास कल हमने लो बनाए थे बैंक निफ्टी में 10,562 और आज का लो है 10,577। तो कल के लोज को नहीं तोड़ा है, वो एक गनीमत है। ग्लोबल मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स अभी भी ऊपर हैं। रिलायंस एकमात्र बड़े करेक्शन की वजह से जो दबाव बना है निफ्टी पर वो साफ दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो अपने आप ही कमजोर है, उसको कोई और कमजोर करने की जरूरत है नहीं। तो थोड़ी सी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। आखिरी 5 मिनटों में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है और थोड़ी सम्मानजनक क्लोजिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश बाजार की इस वक्त होती हुई दिख रही है। आज का स्टॉक परफॉर्मर विप्रो 17%। अगर रिलायंस में एक दिन का इतना बड़ा फॉल आपने कभी नहीं देखा तो विप्रो में भी एक दिन में 17% का उछाल पिछली बार कब देखा था मुझे भी याद नहीं। तो विप्रो स्टार परफॉर्मर 265 और मुझे याद है 2 दिन पहले सबके बाय कॉल्स हैं। हालांकि कल जो जिस तरह की वॉलेटिलिटी से बाजार नीचे खुला, एक बार विप्रो के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। बस यही है, बाजार की वॉलेटिलिटी में कभी कभार आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, लेकिन कॉल्स जो दिए थे सारे एक्सपर्ट्स का डायरेक्शन और कॉल का जो टारगेट था वो एकदम परफेक्ट था। विप्रो वागले साहब जाने से पहले एक राय दे दें, 265 पर दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो रहा है, क्या है आपकी राय इस पर? अनिल जी, क्लियर कट ब्रेकआउट है और लेवल्स आएंगे। सिर्फ एक ही चीज है, इतनी बड़ी मूव आई है तो आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। 5, 7, 8, 10 रुपए की करेक्टिव मूव कल आ सकती है। पोजिशनली आपको 275, 280 मे बी इवन 290 के लेवल्स के लिए होल्ड करना चाहिए। ये मेरा पोजिशनल व्यू है। ओके,
पोजिशनल व्यू है, अभी भी थोड़ी तेजी और बन सकती है, लेकिन आज का दिन तो वाकई में विप्रो के नाम रहा। बेहतरीन तेजी विप्रो में बनती हुई दिख रही है। एनआईटी टेक एक और स्टॉक है जो 9-10% ऊपर बंद हुआ है। आमतौर पर रडार पर आ जाता है, लेकिन आज मिस हुआ है। 1700 रुपये के आसपास ये भी बंद होता हुआ दिख रहा है। जय, कल के लिए कोई लेवल्स है एनआईटी टेक के लिए? वेल अनिल जी, मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया इनफैक्ट सारी आईटी स्टॉक्स में हमें ब्रेकआउट देखने मिला है, चाहे वो एफएनओ हो, नॉन एफएनओ हो। और एनआईटी टेक में भी मैं कहूँगा कि ब्रेकआउट बहुत बढ़िया है इनफैक्ट ऊपर की। और हमें जो इमीडिएटली इसका टारगेट बनकर आ रहा है वो है 1780-85 का अनिल जी। तो जगह तो बहुत है अभी भी एनआईटी टेक में, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। मैं कहूँगा इसमें अभी एक सपोर्ट जो बनकर आ रहा है वो है 1630 के आसपास का। तो 1630 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करता है, 1780-85 के लेवल्स बन रहे हैं नेक्स्ट। ओके, ये आपके लिए रहा है इस वक्त एनआईटी टेक में आपके लिए आती हुई दिन के हाई पॉइंट पर ये भी बंद होता हुआ दिख रहा है। ग्लेनमार्क 2% की मजबूती के साथ बंद हो रहा है। आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकला और बाहर निकलते यहाँ पर तेजी होती दिख रही है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे आज बाजार बंद होने के बाद। 6% की मजबूती इन्फोसिस में होती हुई दिखेगी आपके लिए। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त तेजी के साथ बाजार में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। फाइनली लग रहा है हम हरे निशान में बंद होने में होंगे कामयाब। कम से कम प्रोविजनल क्लोजिंग तो 50-60 पॉइंट ऊपर आ रही है। सेंसेक्स में निफ्टी मुश्किल से, बैंक निफ्टी मुश्किल से हरे निशान में बंद होने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके लिए आज की फाइनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। जो शेयर कमज़ोर रहे आज मैं उनका भी आपके सामने थोड़ी देर में जिक्र करूंगा कि किन शेयरों से आज ज़्यादा दबाव बनाए। आइडिया 7% नीचे, एल&टी फाइनेंस 5% नीचे नतीजों से पहले। भेल में 5% का नुकसान आज फिर दिखेगा। कल भी तेजी से गिरा था, टॉप लूजर था। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% गया है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 4% गया है। रिलायंस लगभग 4% नीचे बंद हो रहा है फ्यूचर्स में। और भारतीय एयरटेल में जो एकदम सही डायरेक्शन में कॉल दिया था, बार बार लगातार बुलिश रहने के बावजूद 350 रुपये में खरीदने की जो इच्छा है आशु सर की भारतीय एयरटेल में, वो सही साबित होती दिख रही। भारतीय एयरटेल देखिए लगभग 569-70 रुपये के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने मैं रख देता हूं और प्रोविजनल क्लोजिंग 10,635 पर निफ्टी की आती हुई दिख रही है 28 अंकों की तेजी के साथ। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी नीचे आएगी और 21,413 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ है 20 अंकों की मजबूती के साथ। सेंसेक्स 82 अंक ऊपर 36,115 पर बंद हुआ है। तो ये है प्रोविजनल क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग दें उससे पहले मैं आपको बता दूं आज के बड़े कार्यक्रम क्या हैं आपके लिए। शाम को 6 बजे के कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस एक अच्छा विकल्प बनकर आए हैं सामने, लेकिन अब इनका बुरा असर भी देखने को मिल रहा है। बच्चे और टीचर्स दोनों ही तनाव और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है और गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन अभी भी ढेर सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे कि ये गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इनको चेक कौन करेगा, क्या इनसे कोई वाकई में कोई फ़र्क पड़ने वाला है, और दूसरी बात एक और ये भी कि क्या ये ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ फीस वसूल करने का एक तरीका है या वाकई में कुछ इसमें कुछ कामकाज भी हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इन पर करेंगे हम बातचीत आज शाम 6 बजे। बच्चों के लिए राहत की गाइडलाइन, जी हाँ, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए राहत की गाइडलाइन। और बंसल जी आप भी देखना मत भूलिएगा, बच्चों में मतलब सारे बच्चे, 10वीं क्लास वाले बच्चे 11वीं क्लास वाले हैं उनको भी बच्चों में ही गिने, तो ये आपके लिए काम का भी होगा शो। तो आपको भी अगर किसी तरह के कोई सवाल हैं तो मुझे अभी बता दें, या आप चाहें तो बाद में भी मुझे लिख के भेज सकते हैं, तो मैं वो सवाल आपके शो में शामिल करूँगा। बंसल जी कोई सवाल? नहीं अनिल जी, मेरे पास सवाल है, मैं आपको पर्सनल चैट में भेजूंगा अनिल जी, उसको जरूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो बंसल जी के यहाँ पर भी बच्चे पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं और दमदार पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, रिजल्ट भी तगड़े आ रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, वाह। तो बंसल जी को एक बार फिर से बधाई भी। ओके, तो ये है शाम को 5 बजे का शो, और शाम को माफ़ कीजिएगा, शाम को 6 बजे का शो। ये है आपके लिए बच्चों के लिए राहत की गाइडलाइन। ओके, अब शाम को 5 बजे भी आपके लिए एक स्पेशल शो है और वो हमने कैंपेनिंग शुरू की है
कैंपेन शुरू किया है एक्चुअली, और वो है चेक बाउंस को लेकर। सरकार गाइडलाइंस बदलाव करने जा रही है चेक बाउंस के नियमों की। तो ऐसे में ये है कि अभी जो चेक बाउंस होता है तो उस पर क्रिमिनल केस बनता है, ठीक है, और आप किसी ने आपको चेक दिया और वो चेक पास नहीं हुआ, आप उस पर क्रिमिनल केस कर सकते हैं। लेकिन अब नई गाइडलाइंस ये आ रही है कि भाई इसको खत्म किया जाए, इसमें खाली सिविल केस चलेगा। लेकिन कई सारे व्यापारी ऐसे हैं जो वो मानते हैं कि ये सही नहीं है। इससे ये है कि लोग आराम से चेक फाड़ फाड़ के देंगे, ले जाओ जी ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कोर्ट में केस लगाने ना, लड़ते रहेंगे, है तो सिविल केस ही है ना, अरेस्ट तो होने वाली नहीं है, जेल तो जाने वाले नहीं है। और तो इससे जो थोड़ा डिसिप्लिन आया था कारोबार में, वो डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। और हम हर रोज़ शाम 5 बजे इसी मुद्दे से जुड़ी हुई अलग अलग आवाज़, दोनों ही, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मामले के पक्ष में कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा ही है, ये एक आध चेक बाउंस वगैरह आप किसी को जेल में भेज दो वो भी ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि नहीं, चेक बाउंस के केस में क्रिमिनल केस वाला जो मामला अभी है उसे बरकरार रखना चाहिए। तो अलग अलग पहलू है, इनको हाईलाइट्स करेंगे, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी लेंगे। तो आज फिर से देखना मत भूलिए, चेक बाउंस का चक्कर, ये है हमारे लिए हमारी खास पेशकश। और आप भी अगर इस पर कोई भी अगर आप अपनी ओपिनियन रखना चाहते हैं तो जी बिजनेस के साथ हैशटैग का इस्तेमाल करके आप उस पर हमारा जो इस पर हैशटैग बनाया हुआ है उस पर आप हमें भेज सकते हैं। चेक बाउंस का चक्कर, तो ये है आपके लिए बड़ी हमारी तरफ से जो है यहाँ पर कैंपेन है, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय अपनी आवाज़ आप रख सकते हैं। ये आपके लिए बेहद खास शो होगा। लेकिन सबसे खास शो है कल सुबह 11 बजे। जी हाँ, ऑपरेशन हफ्ता वसूली माफ़ कीजिएगा, इस पर हम दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं कल सुबह 11 बजे। और कल सुबह 11 बजे हम ये बताएंगे कि आरबीआई के बेहतरीन एक्शन के बावजूद लोगों को जो दिक्कत होती दिख रही है उसका समाधान किस तरह से निकाला जाए, क्या कुछ हो सकता है। तो कल सुबह 11 बजे मिस मत करिएगा। और आइए उसकी एक झलक अभी देख लें आप। And they said that you are a girl, I'll damage your life. So they are like torturing us like in hell. Like we feel like dying. 24 जून को जो आरबीआई से सर्कुलर आया था उनकी बात भी ये लोग नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा हैरेस करते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैक कर लिए हैं। आपको किसी तरह की तकलीफ, परेशानी, मुश्किल आती है, हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिजनेस, जी मीडिया हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो ये है आपके लिए ऑपरेशन हफ्ता वसूली। आप भी अगर इसी तरह से किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप कल हमें अपने अनुभव लिखकर भेजें। आपकी बात हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे आप अपनी कंप्लेन किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली, ये कल शो मिस मत कीजिएगा। और अगर आप ऑपरेशन जो चेक बाउंस का हमारा कैंपेन है उस पर भी आप अपनी राय रखना चाहते हो तो हैशटैग चेक बाउंस का चक्कर, ये है हैशटैग चेक बाउंस का चक्कर। इस हैशटैग पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। ये है आपके लिए। तो ये दोनों ही चीज़ें आप ध्यान में रखें और आप हमें बता सकते हैं। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। और कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आशु सर, जय और साथ ही किरण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।